हेलो लर्नर्स एंड डेवलपर्स, ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है बिकॉज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजीज की काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। यानी सर यहाँ पे हम वेब टेक्नोलॉजीज की स्टार्टिंग जो पार्ट होते हैं, चाहे वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो, हेडर्स हो, मेथड्स हो, स्टेटस कोड्स हो, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे, जो कि हमें वेब टेक्नोलॉजीज को इस लेवल पे समझने में मदद करेगा कि डेवलपर्स अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वो सिक्योर वेबसाइट बना सकें और हमारे जो टेस्टर्स हैं, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, उनको टेस्टिंग करने में हेल्प मिले, कमियां ढूंढने में यानी वल्नरेबिलिटीज ढूंढने में मदद मिले। सो आई बिलीव आप सभी को ये प्लेलिस्ट जरूर पसंद आएगी। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करें इस प्लेलिस्ट को। लेकिन इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। एक वेब एप्लीकेशन में लूपहोल्स निकालने से पहले वो काम कैसे करती है, उसमें क्या क्या यूज होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। वेलकम यू ऑल टू WS Tube Tech, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं ऑल अबाउट दी HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स है जो हमारे काम आएंगे एक पैकेट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजने के लिए, जिसके जरिए हम वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम यहाँ पे टोटल 6 चीजें सीखने वाले हैं। वो 6 चीजें क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTTP क्या है, देन हम देखेंगे व्हाट इज रिक्वेस्ट, देन हम देखेंगे व्हाट इज रिस्पांस, एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि HTTP मेथड्स कितने हैं और वो क्या काम आ सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे URLs, और लास्ट में हम देखेंगे रेस्ट है क्या बेसिकली। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज HTTP है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो हमारा HTTP है बेसिकली, इसके जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं और डिटेल में देखते हैं। पहले यहाँ पे ये कोर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है, यानी ये प्रॉपर्ली जो प्रोटोकॉल है किस लिए बनाया गया है, ताकि हम कम्युनिकेट कर सके इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। और देखते हैं इसके बारे में क्या हमें पता पड़ा है यहाँ पे कि ये यूज करता है TCP को। बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के जरिए हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को भेज के, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये TCP प्रोटोकॉल यूज ले रहा है? असल में HTTP के जितने भी पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, उनसे पहले एक कम्युनिकेशन यानी एक टनल क्रिएट होनी जरूरी है, जो कि क्रिएट होती है TCP के जरिए। तो TCP के जरिए जैसे एक सेशन क्रिएट होता है, उसके बाद HTTP अपना डेटा भेज पाता है अपने प्रोटोकॉल्स की मदद से, यानी अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। बट यहाँ पे विदाउट TCP जो है HTTP काम क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज TCP के जरिए दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, देन वो HTTP के जरिए डेटा शेयर करते हैं अपने अपने फॉर्मेट्स में। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से एक HTTP प्रोटोकॉल जो है वो यूज करता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, और आधे से ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो TCP को यूज लेते हैं अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए। बिकॉज हमें पता है वो 3-वे हैंडशेक फॉलो करता है, और हमने इसके बारे में काफी सारी बातें पढ़ी है नेटवर्किंग में, तो वहां से हम उसको देख सकते हैं कि TCP कितना जरूरी है। अब साथ ही साथ HTTP के बारे में एक और बात हम देख ले तो HTTP कौन से रास्ते पे चलता है, कौन सी पोर्ट पे काम करता है? HTTP काम करता है पोर्ट नंबर 80 पे। सो बेसिकली पोर्ट 80 के जरिए HTTP अपना जो पैकेट है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको HTTP का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में और समझते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट। एक HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट, एक ऐसा पैकेट जो सर्वर से पूछ रहा है, सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या वो उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, उस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इस पैकेट में आता क्या क्या है। इंक्लूड्स गेट पोस्ट, बेसिकली मेथड्स आएंगे जो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट कुछ भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं हेडर्स और होती है बॉडी। यानी रिक्वेस्ट है क्या बेसिकली? सर एक ऐसा पैकेट है जो एक क्लाइंट भेजता है सर्वर के पास, वो ये पूछता है सर्वर से कि क्या मैं आपकी वेबसाइट या कोई भी एक पार्ट को एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली कि अगर इस क्लाइंट को WS Tube Tech की वेबसाइट एक्सेस करनी है और अपने ब्राउजर में जाके लिखेगा wstubetech.com, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि जाएगी हमारे सर्वर के पास। सर्वर इस रिक्वेस्ट को रीड करके इसके बदले में रिप्लाई देगा, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, जिसके बारे में अभी आगे देखेंगे। बट इस रिक्वेस्ट में यानी यहाँ पे ये जो पैकेज जनरेट हुआ ये दिखता कैसा है? हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से जब एक पैकेट यानी एक रिक्वेस्ट जा रही है, जब कोई पूछ रहा है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। बट ये रिक्वेस्ट दिखती कैसी है? तो उसके लिए बेसिकली हमने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे एक रिक्वेस्ट को रखा है, जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें आती है, रिक्वेस्ट दिखती कैसी है और उन चीजों का रोल क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई है उनका क्या रोल है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला वर्ड अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है गेट। बेसिकली इस जगह पे आते हैं मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब क्या है ये भी हम समझ जाएंगे फिलहाल। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये
गेट मेथड के जरिए फिलहाल डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मेथड का मतलब यह है यहाँ पे कि एक पैकेट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किस तरीके से जाएगा। गेट का मतलब है कि वो डेटा यूआरएल में जा रहा है। तो यहाँ पे गेट के आगे क्या लिखा है, गेट के आगे एक यूआरएल लिखी है। यूआरएल क्या होता है वो भी समझेंगे। यूआरएल का मतलब है फिलहाल यहाँ पे एड्रेस, जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो HTTP और उसका वर्जन शो हो रहा है। इस लाइन को हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। ये जो पूरी लाइन थी इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे जिसमें लिखा है होस्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूजर एजेंट एंड कंटेंट लेंथ, ये सब क्या है बेसिकली, इन सबको हम कहते हैं हेडर्स। इनकी जो मेन वैल्यूज है, यानी ये जो हेडर्स के नाम है ये कभी चेंज नहीं होते, पर इनके अंदर जो वैल्यूज आती है वो चेंज होती है और उनके अंदर क्या क्या डेटा आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें होस्ट हेडर, तो होस्ट हेडर में आता है हमेशा जो डोमेन है जिसके पास हम जा रहे हैं, जो सर्वर है उसका नाम यहाँ पे आता है। तो होस्ट के अंदर आ रहा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है test101। तो इसको मान सकते हैं कि अगर हम WSCubeTech की वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजते तो यहाँ पे www.wscubetech.com किसके अंदर आता, होस्ट हेडर के अंदर आता। ऐसे ही हमारे पास एक्सेप्ट हेडर है जो हमें बताता है कि इस पैकेट में, इस रिक्वेस्ट में हम किस फॉर्मेट की फाइल यूज कर सकते थे। तो हमें बता रहा है इमेजेस फॉर्मेट की फाइल यूज करते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .gif या .jpeg। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सेप्ट लैंग्वेज जो है, ये हेडर हमें क्या बता रहा है, ये हेडर बता रहा है कि सर ये जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट में आप कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हैं। तो ENUS का मतलब है इंग्लिश यूएस। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट इनकोडिंग, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे किसी तरीके की इनकोडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, जो कि gzip एंड डिफलेट। देन यहाँ पे हमारे पास आता है यूजर एजेंट, जो कि एक बहुत ही शानदार हेडर है। क्यों? बिकॉज ये यूजर एजेंट एक ऐसा हेडर है जो हमारे ब्राउजर की, हमारे सिस्टम की डिटेल्स लेके सर्वर तक जाता है और उसे बता देता है कि जो भी पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहा है उस वेबसाइट को एक्सेस करने की, वो कौन सा ब्राउजर चला रहा है, उस ब्राउजर का वर्जन क्या है, कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारी डिटेल्स हमारे जो यूजर एजेंट है हमारे सिस्टम से ले जाके सर्वर को बता देता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कंटेंट लेंथ क्या है। बेसिकली कंटेंट लेंथ का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बॉडी के अंदर बेसिकली कितना कंटेंट यूज करा गया, यानी इस पैकेट के साथ डेटा कितना जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंटेंट की लेंथ बताई गई है वो बताई गई है 35, यानी बॉडी के अंदर जो कंटेंट यूज हो रहा है उसकी लेंथ है 35। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होती है एक रिक्वेस्ट। यही रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी सर्वर पे, सर्वर देखिए कि अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिकेट लगेगा, अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिक लगेगा तो वो हमें इस वेबसाइट को एक्सेस करने देगी और बदले में उसके देगी रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ये सभी थे हेडर्स, और हेडर्स के नीचे एक स्पेस आता है, उसके बाद जो पार्ट आता है वो पूरा कहलाता है बॉडी पार्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट लाइन, देन सारे रिक्वेस्ट हेडर्स, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन स्पेस होगी। बेसिकली आपको ऐसे कोई लाइन बनी हुई नहीं दिखेगी, बट एक ब्लैंक स्पेस होगा। उसके बाद बॉडी पार्ट चालू हो जाता है जहां पे प्रोग्रामिंग और जो भी हमारा डेटा जा रहा है वो सारी चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स ये है प्रॉपर रिक्वेस्ट। इसी रिक्वेस्ट के जरिए हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, केवल तब जब बदले में वो एक रिस्पॉन्स देगी तब। तो यहाँ पे ये था हमारा रिक्वेस्ट। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज HTTP रिस्पॉन्स। एक HTTP रिस्पॉन्स क्या होती है। रिक्वेस्ट को पढ़ते पढ़ते हम काफी कुछ रिस्पॉन्स के बारे में भी समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशंस टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट। एक ऐसा पैकेट जो परमिशन दे रहा है एक यूजर को कि वो वेबसाइट या किसी कंटेंट को एक्सेस कर सके। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। यानी हमने आप किसी से पूछा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कैन आई बोरो योर पेन, अगर आपने पेन दे दिया तो बेसिकली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मेरी रिक्वेस्ट का रिप्लाई दे रहे हो कि यस यू कैन यूज दिस पेन। तो यहाँ पे सेम तरीके से जैसे हमने लिखा पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट, यानी एक ऐसा पैकेट जो हमें परमिशन दे रहा है कि हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, जो कि हमेशा हमारी पूछी हुई रिक्वेस्ट का रिप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या आता है। गेट पोस्ट आएगा, यानी मेथड तो जरूर आएगा कि डेटा जो है किस मेथड से ट्रांसफर हो रहा है। देन हेडर्स आएंगे एंड देन बॉडी पार्ट आएगा, यानी ये तो एज इट इज सेम है हमारी रिक्वेस्ट से, बट हेडर्स के हो सकता है नाम चेंज हो, या हो सकता है जो कंटेंट मूव हो रहा है यानी बॉडी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो चेंज हो सकता है। देखते हैं क्या डिफरेंस है यहाँ पे। कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ दैट पेज, बेसिकली बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या आता है, बॉडी के अंदर आता है उस वेबसाइट का कंप्लीट प्रोग्राम जो कि हमारे ब्राउजर पे आके एग्जीक्यूट होगा और हमारे सामने एक अच्छी सी वेबसाइट का UI या बैकएंड जो भी पार्ट खुलना है वो खुल जाएगा। सो स्टूडेंट्स उस तरीके से बेसिकली रिस्पॉन्स जो है हमारे पास डेटा लेके आता है। अब यहाँ पे अगर हम एक रिस्पॉन्स को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट HTTP का वर्जन है, क्योंकि ये कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा एक्सेस करने की। तो यहाँ पे ऐसा डेटा नहीं आएगा कि इसको ये फाइल चाहिए, XYZ कोई भी चीज चाहिए। यहाँ पे सीधा HTTP का वर्जन आएगा और एक स्टेटस आएगा। अब ये स्टेटस क्या है बेसिकली इसके बारे में हम डिटेल में और समझेंगे आगे, बट इस स्टेटस का मतलब है कि हम इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और स्टेटस को 200 का मतलब होता है कि ओके कनेक्शन बिल्कुल सही, आप एक्सेस कर सकते हैं इस पेज को। तो ये हमारा बेसिकली पहली लाइन हो गई। देन हमारे पास कुछ हेडर्स हैं यहाँ पे, जिसमें डेट, सर्वर, लास्ट मॉडिफाई, ई टैग
एक्सेप्ट रेंज, कंटेंट लेंथ, कनेक्शंस एंड कंटेंट टाइप। बेसिकली स्टूडेंट्स हेडर्स हमारे पास बहुत सारे हैं और हेडर्स बहुत ही काम की चीज है साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी, बिकॉज इन हेडर्स के जरिए हम एक वेबसाइट में कमी निकालते हैं। हेडर्स अगर नहीं होंगे तो वेबसाइट ज्यादा वल्नरेबल होगी, और अगर सही हेडर्स यूज करें तो उनमें लूप होल्स कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। तो हेडर्स के बारे में हम प्रॉपर एक वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं सारे हेडर्स, उनकी कमियां, उनके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ हेडर्स हैं एंड बॉडी पार्ट है, जिसमें बेसिकली वेबसाइट का जो प्रोग्राम है वो मूव करता है हमारे क्लाइंट की तरफ। तो ये होती है प्रॉपर एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है यहां से भी समझ लेते हैं कि जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा था कि सर क्या मैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं, उसके अगेंस्ट में जब वेबसाइट को यानी सर्वर को सब कुछ सही लगा तो सर्वर ने उसके बदले में रिप्लाई दिया कि यस यू कैन एक्सेस माय वेबसाइट। और जैसे ही उसने ये बोला तो उसने एक रिस्पॉन्स भेजा हमारे पास, जो कि 200 स्टेटस कोड के साथ आया, जिसके अंदर वेबसाइट की पूरी प्रोग्रामिंग आई, उसके साथ कुछ हेडर्स आए जिसके जरिए हम वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रिस्पॉन्स भी समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स, यानी मेथड्स के बारे में हमने 2-3 बार देखा। सर गेट मेथड दिखा, हमें पोस्ट मेथड दिखा, तो ये है क्या, मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स को इजीएस्ट फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जो डेटा मूव कर रहा है वो किस तरीके से जाएगा। क्या वो डेटा यूआरएल के जरिए ट्रांसफर करा जाएगा या फिर वो सारा डेटा हमारे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो बेसिकली ये समझने के लिए हमें सारे हेडर्स का नाम और इनके काम समझने पड़ेंगे। सबसे पहला हेडर आता है गेट। ये क्या काम आता है, डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। बेसिकली जो भी डेटा एक यूआरएल के जरिए ट्रांसफर करा जाता है वहां पे गेट मेथड ही यूज हो रहा होता है, बट गेट जो है वो ज्यादा सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज मान लेते हैं हम एक लॉगिन पेज पे गए, वहां पे हमने हमारा यूजर नेम और पासवर्ड लिखा और जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करा, ऊपर यूआरएल में हमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ दिख गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। गेट में क्योंकि डेटा सारा का सारा यूआरएल में जा रहा है तो कोई भी इसे इंटरसेप्ट करके बीच में चेंजेस कर सकता है, यानी जो डेटा साफ दिख रहा है क्या जा रहा है तो उसको कोई भी चेंज कर पाएगा। इसी वजह से गेट के जरिए जो डेटा मूव होता है वो सिक्योर नहीं होता है। तो हमेशा ये रिकमेंड करा जाता है कि आप भले गेट को यूज करें, बट कोई भी जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो ऐसी चीज है जो हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली गेट यूआरएल में ना भेजी जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड। अब बेसिकली हेड मेथड क्या है तो देखते हैं यहाँ पे, सेम एज गेट बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन एंड दी हैश सेक्शन ओनली। यानी इसके अंदर बेसिकली क्या जा रहा है कि सर केवल जो स्टेटस लाइन थी वो जा रही है, एचटीटीपी का वर्जन और ये डिटेल जा रही है, तो उसको हम कहते हैं हेड मेथड। ये थोड़ा सिक्योर है क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेटा मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट। पोस्ट मेथड क्या है, इसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है एज कंपेयर टू गेट, और यही कहा जाता है कि आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जारी है वो पोस्ट के अंदर भेजी जाए, बिकॉज पोस्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, सेंस यूजर इंफॉर्मेशन फाइल्स इन बॉडी। बेसिकली जो भी डेटा हमारा मूव हो रहा है वो बॉडी में हो रहा है टू सर्वर यूजिंग द एचटीएमएल फॉर्म्स, यानी जो भी डेटा एक सिस्टम से, एक क्लाइंट से एक सर्वर तक जा रहा है वो जाएगा पोस्ट मेथड के जरिए। तो कैसे जाएगा, एक एचटीएमएल फॉर्म्स के जरिए सारा डेटा रिकॉर्ड होगा बॉडी में, एंड देन बॉडी से वो वहां पे जाएगा सर्वर तक। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटा सिक्योर रह पाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है पुट मेथड, और इसको मैंने रेड क्यों कर रखा है, बिकॉज सबसे डेंजरस माने जाने वाले मेथड्स में ये भी आता है पुट मेथड। और ये डेंजरस क्यों माना जाता है, बेसिकली आए देखते हैं हम। रिप्लेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। बेसिकली ये किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकता है, किसी भी जगह पे किसी दूसरी फाइल को अपलोड करवा सकता है जिसमें मिलिशियस फाइल या मिलिशियस कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसी की वजह से पुट को जो है एक डेंजरस मेथड माना जाता है कि अगर ये परमिशन किसी को मिल गई कि वो पुट मेथड के जरिए वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेज सके तो उसके अंदर वो कुछ भी डेटा भेज पाएगा। उसकी वजह से पुराना कंटेंट हटेगा, नया डेटा आएगा, उस डेटा के अंदर मिलिशियस प्रोग्राम भी हो सकते हैं। इसी वजह से पुट को जो है वो एक डेंजरस मेथड में गिना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ और मेथड्स हमारे पास है, जिसमें आता है डिलीट, और इसको भी मैंने रेडिश कर रखा है। और क्यों करा है, बिकॉज ये भी उन्हीं डेंजरस मेथड में से एक है। यानी अगर हम टॉप 2 डेंजरस मेथड्स की बात करें तो वो है पुट एंड डिलीट। एक है जो फाइल अपडेट करने के काम आएगा और एक है जो फाइल्स को डिलीट करने के काम आएगा। देखते हैं यहाँ पे, रिमूव्स ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय अ यूआरआई या यूआरएल। बेसिकली कि हम जिस भी पेज का, जिस भी बेसिकली पैकेट का एड्रेस दे रहे हैं, जिस भी फाइल का एड्रेस दे रहे हैं, ये उस फाइल को डिलीट कर देगा, उस पैकेट को डिलीट कर देगा अगर हमारे पास डिलीट मेथड को यूज करने की परमिशन होगी तो। सो बेसिकली ये भी एक काफी डेंजरस मेथड है, तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस मेथड में क्या होता है, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। इसके जरिए बेसिकली मैं कम्युनिकेशन के जो भी ऑप्शंस है वो देख सकता हूं, उनको अप्लाई कर सकता हूं, तो वहां पे यूज होता है। ये भी हमारे एक एज एन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काफी काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस। ट्रेस क्या काम आएगा, परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ
टू द टारगेट रिसोर्सेज। बेसिकली हमारे काम आता है ट्रेस करने के लिए किसी भी पार्ट की, किसी भी पैकेज की लोकेशन को। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये एक मैसेज लूपबैक टेस्ट चलाता है जिसके जरिए हमारे पास पाथ आ जाता है किसी भी टारगेट रिसोर्सेज का। तो उसके लिए हमारे काम आएगा, अगर हमें किसी फाइल की लोकेशन कंफर्म करनी है, किसी भी पाथ की लोकेशन कंफर्म करनी है, तो वहां पे हम ट्रेस मेथड का यूज लेते हैं। देन नेक्स्ट जो लास्ट हमारा शायद मेथड है वो है कनेक्ट। इस मेथड के अंदर क्या है, बेसिकली एस्टैब्लिशेस अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय अ गिवन यूआरएल। यानी ये एक सिस्टम और सर्वर के बीच में एक टनल क्रिएट कर देगा, एक स्पेशल कनेक्शन क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम कनेक्ट हेडर का यूज लेते हैं, कनेक्ट मेथड का यूज लेते हैं बेसिकली। तो ये स्टूडेंट सारे हमारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स का यूज लेके वेबसाइट्स में लूपहोल्स कैसे निकालते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी हम बेस समझ रहे हैं ताकि फ्यूचर में इन एक्शंस को परफॉर्म करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है ये आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है व्हाट इज यूआरएल्स, क्योंकि यूआरएल्स का नाम हमने बहुत बार सुन लिया है। यूआरएल्स होती क्या है बेसिकली, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो स्टार्टिंग से देखते हैं होता क्या है यूआरएल। यूआरएल का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी ये किसी की लोकेशन बता रहा है। अगर इसका नाम समझूं तो ये किसी ना किसी चीज की लोकेशन मुझे बता रहा है, वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से। नाम से तो कुछ ऐसा ही डिफाइन हो रहा है। आगे देखते हैं बेसिकली वेब रिसोर्सेज यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या काम आता है सर, कि ये काम आता है किसी भी वेब रिसोर्स क्या होता है, फाइल, फोल्डर्स, इनकी आइडेंटिटी की, बेसिकली इनकी लोकेशन जो है वो ढूंढने में या उनकी लोकेशन के जरिए उन तक पहुंचने में हमारे काम आता है यूआरएल। उसके बारे में अगर हम देखें तो ये उसका फॉर्मेट है प्रॉपर। यूआरएल का क्या फॉर्मेट होता है, वो कैसा दिखता है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, जिसमें हम FTP, HTTP, HTTPS ऐसे प्रोटोकॉल्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। देन आता है hमारे होस्ट का नाम, फॉर एग्जांपल wscubetech.com। उसके बाद आती है पोर्ट बेसिकली आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेगी, बट एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा HTTP एंड यहाँ पर हमने लिखा wscube। और उसके बाद अगर मैं कुछ नहीं लिखूं, बेसिकली नॉर्मली हम लिखते हैं ऐसे, बट आज के टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कॉलन 80 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि पोर्ट नंबर 80, और पोर्ट 80 पे चल रहा होता है HTTP, तो बाय डिफॉल्ट वो HTTP पे ही पहुंच जाता है। और अगर मैं पोर्ट 443 कर दूं तो ये ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS पे। तो बेसिकली एक डोमेन के बाद पोर्ट मेंशन करी जाती है यूआरएल में, हमेशा कई बार हमें दिखती है, कई बार हमें नहीं दिखती है। उसके बाद आता है पाथ, कि हमें क्या एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इमेजेस फोल्डर एक्सेस करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है फाइल, इमेजेस के बाद उस इमेज का नाम, मान लेते हैं 1.jpg इमेज का नाम है, तो वो आता है। और उस इमेज के नेम के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू कभी कभार आ सकती है, जरूरी नहीं है हर बार आए, बट ये आ सकती है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली किसी फाइल को कॉल करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने के लिए हम यूज में लेते हैं, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे पैरामीटर्स हमारे कितने काम आ सकते हैं और हमारे लिए कितना जरूरी रोल प्ले करते हैं। ये पैरामीटर्स भी यूआरएल में डिफाइन होते हैं। अगर मैं एक बेसिक यूआरएल का आइडिया दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं HTTP है, उसके बाद ws.com है, उसके बाद कॉलन पोर्ट 80 है, तो ये बाय डिफॉल्ट HTTP ही हो गया। अगर यहाँ में 443 लिखता तो उससे क्या होता, उससे वो पहुंच जाती है HTTPS में। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर का नाम है auth, और उस auth नाम के फोल्डर के अंदर बेसिकली login.ashx नाम की फाइल है, जो कि हमने यहाँ पे देखा पाथ, उसके बाद उसकी फाइल, और उसके बाद एक पैरामीटर भी है जो कि है UID यानी यूजर ID इक्वल्स टू 129। सो इसी तरीके से एक यूआरएल जनरेट होती है। और यूआरएल क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेसिकली एक यूआरएल है क्या, कि सर किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें चाहिए तो यूआरएल के जरिए ही मिलती है, या फिर यूआरएल के जरिए ही हम उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए अगर हमें चाहिए तो एग्जैक्ट यूआरएल चाहिए उस फाइल की। तो बेसिकली ये था स्टूडेंट्स यूआरएल। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट बेसिकली है क्या, रेस्ट को समझने के लिए इन पॉइंट्स का हम यूज लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट का फुल फॉर्म है, ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर रेस्ट का फुल फॉर्म होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं वेब एपीआई गाइडलाइंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेस्ट जो है वो वेब एप्लीकेशन की गाइडलाइंस होती है। रेस्ट असल में कोई खास ऐसी एंटिटी नहीं है, रेस्ट है बेसिकली गाइडलाइंस, स्टेप बाय स्टेप रूल्स और रेगुलेशंस, इनको फॉलो करके हम कुछ फॉर्मेट्स को बनाते हैं। वो क्या है, वो सारी चीजें हम इन पॉइंट्स के जरिए ही समझेंगे। बेसिकली हम उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन गाइडलाइंस, और उसी एप्लीकेशन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम जो एपीआईज क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं रेस्ट वेब एपीआई। सो बेसिकली उम्मीद आपको बातें समझ आ रही होगी। रेस्ट क्या है, एक गाइडलाइन है जिसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर।
इसके जरिए हम APIs को, URLs को और भी कुछ चीजों को बनाते हैं जो कि इन पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ है। उन चीजों को बनाते हैं और बनाने के बाद अगर हम किसी API को बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं REST वेब API। और साथ ही साथ यहाँ पे API का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API क्या होती है? एक ऐसा इंटरफेस होता है जो एक वेबसाइट से जो डेटा है उसको इस हिसाब से बना देती है कि कोई भी प्रोग्रामिंग इस डेटा को रीड करके अपने हिसाब से यूज ले सके। आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है URL एंड HTTP पैकेट्स। बेसिकली ये जो हमारी गाइडलाइन है ये केवल APIs बनाने के काम नहीं आती है, वो जो URLs है और जो HTTP के पैकेट्स होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी इसी को फॉलो करते हुए बनाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं REST। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसको पढ़ने का मकसद ये है बेसिकली कि यही फॉर्मेट के जरिए हमने HTTP रिक्वेस्ट को, URL को, इन सारी बातों को समझा है। APIs को हम समझेंगे। REST के अलावा और कौन कौन से गाइडलाइंस और कौन कौन से फॉर्मेट है जिनके जरिए हम APIs और इन चीजों को जनरेट कर सकते हैं, उनमें कमियां क्या होती है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अक्सर जब बॉडी या URL के अंदर पैरामीटर जो है वो हम सारे टेस्ट कर चुके होते हैं और हमें अच्छी वल्नरेबिलिटीज नहीं मिलती, तब हम पहुंचते हैं हेडर्स के पास। हेडर्स के जरिए बेसिकली हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को और अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेम जैसे हम पैरामीटर्स पे टेस्टिंग करते थे वैसे हम हेडर्स पे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि HTML हेडर्स क्या क्या है और क्या काम करते हैं। तो बेसिकली आई आशीष कुमार वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक, जहां पे मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूं ऑल अबाउट द HTTP हेडर्स। HTTP हेडर्स के बारे में आज हम यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। तो देखते हैं बेसिकली आज हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे HTTP हेडर्स क्या होते हैं। देन हम देखेंगे जनरल हेडर्स नॉर्मली किन किन को माना जाता है, कौन सा ऐसा हेडर्स है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों में काम आ जाता है, जिनको हम जनरल हेडर्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। देन हम देखेंगे रिक्वेस्ट हेडर्स एंड रिस्पॉन्स हेडर्स। ये सभी का मतलब बेसिकली हेडर्स के बारे में ही हम सीखने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट जब जाती है उसमें कौन कौन से हेडर्स आ सकते हैं या आते हैं और उनका क्या रोल है, रिस्पॉन्स में कौन कौन से हेडर्स आते हैं, और जनरल हेडर्स जो दोनों जगह सकते हैं वो कौन सा हेडर्स होता है। ये सारी चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है कि एक हेडर होता क्या है। बेसिकली हम हेडर्स कह तो रहे हैं, हमें ये भी पता है जब हमने रिक्वेस्ट रिस्पांस देखी थी तो उनके अंदर काफी सारे हेडर्स हमने देखे थे, जैसे होस्ट, यूजर, एजेंट, कंटेंट लेंथ एक्सेट्रा। ये सारे हेडर्स है क्या बेसिकली और क्या काम आता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के जरिए हेडर्स को अच्छे से समझते हैं। The HTTP headers are used to pass additional information between the client and the server through the request and response headers। Basically headers क्या काम आते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक सिस्टम यानी क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट शेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। विदाउट पैरामीटर्स या विदाउट बॉडी के बेसिकली हम जो है डेटा शेयर कर पाते हैं केवल हेडर्स का यूज लेके। सो स्टूडेंट्स, इनको तो हम हेडर्स कहते हैं। हमें पता है सभी को हेडर्स कैसे दिखते हैं, हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में देखे। इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ये कैसे दिखते हैं, इनमें कैसे वल्नरेबिलिटीज निकाली जाती है इनके जरिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे जनरल हेडर्स होते क्या है बेसिकली। तो जनरल हेडर्स में हमने कुछ हेडर्स के नाम लिखे और आगे उनकी डेफिनेशन है जिनको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना सभी लोग। कनेक्शंस, पहला हेडर, इसका नाम है कनेक्शन हेडर। बेसिकली इसमें क्या आता है, tells to close और open TCP communication on behalf of HTTP transmission। ये क्या बताता है कि हमें पता है कि HTTP का कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सबसे पहले एक TCP कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, एक स्टैब्लिश होगा हैंडशेक के जरिए। देन उसके बाद जो है डेटा शेयर हो पाएगा वो HTTP के जरिए होगा। तो यहाँ पे TCP का वो जो कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ है जिसके अंदर HTTP डेटा शेयर हो रहा है उसको ओपन रखना है कि क्लोज रखना है। ऑन बिहाफ ऑफ HTTP का डेटा सारा गया है कि नहीं गया है, इसका ध्यान रखते हुए जो प्रोसेस कराया जाता है वो कराया जाता है इस हेडर के जरिए जिसका नाम है कनेक्शन हेडर। उम्मीद आपको समझ आया होगा। बेसिकली बहुत इजी सा फॉर्मेट है कि सर हम HTTP का जो भी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, सर्वर टू क्लाइंट या क्लाइंट टू सर्वर मूव होता है, वहां पे सबसे पहले TCP का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। जब ये TCP का सेशन बनता है उसके अंदर HTTP का डेटा जाता है। तो ये TCP का सेशन कब एंड करना है या कब स्टार्ट करना है ये बात उसको बताता है कनेक्शन हेडर। नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट इनकोडिंग। बेसिकली कंटेंट इनकोडिंग क्या बता रहा है हमें, स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ इनकोडिंग इज बीइंग यूज्ड, gzip या डेफिनेट, ये दो इनकोडिंग्स के नाम लिखे हैं बेसिकली। सो जो कंटेंट इनकोडिंग है ये हमें ये बताता है कि किस तरीके की इनकोडिंग हम भेज सकते हैं एक रिक्वेस्ट में, रिस्पांस में, क्योंकि जनरल हेडर्स है तो कहीं भी यूज हो सकता है, रिक्वेस्ट में भी रिस्पांस में भी। इससे ये पता पड़ेगा बेसिकली कि जो भी कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर कौन कौन सी इनकोडिंग अप्लाई करी जा सकती थी। जरूरी नहीं है अप्लाई करी हो, बट हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप ये यूज ले सकते थे जिसमें नॉर्मली gzip एंड डेफिनेट हमें दिख जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट लेंथ, इसका मतलब क्या है देखते हैं। स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द मैसेज बॉडी इन बाइट्स फॉर्मेट। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हमारे पास एक मैसेज बॉडी होती है, हमारे पास प्रॉपर एक रिक्वेस्ट होती है, उसमें हमें पता है ऊपर हमारी नॉर्मल लाइन आएगी, देन हेडर्स आएंगे, देन नीचे बॉडी आएगी। तो उस बॉडी पार्ट में जितना भी कंटेंट यूज हो रहा है या फिर गेट या पोस्ट में, गेट के जरिए बेसिकली जो डेटा वहां पे टॉप में दिख रहा है, जितना भी मेन कंटेंट है हेडर्स और बाकी पार्ट को हटाने के बाद, ये उन सब की वैल्यूज को काउंट करके हमें बताता है बाइट्स के फॉर्मेट में कि कितनी बाइट्स का डेटा आपका ये पैकेट लेके जा रहा है। तो ये डिटेल्स हमें देता है कंटेंट लेंथ। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप हेडर क्या काम आता है? स्पेसिफाइज टाइप्स ऑफ कंटेंट इन मैसेज बॉडी, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट या HTML। ये बताता है बेसिकली कि किस टाइप का डेटा यहाँ पे कंटेंट में मूव हो रहा है, यानी जो रिक्वेस्ट जा रही है या रिस्पॉन्स आ रही है उसमें किस टाइप का डेटा मूव हो रहा है। ये हमें कंटेंट टाइप नाम का जो हमारा हेडर है वो हमें बताता है। इसके अंदर बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो टेक्स्ट लिखा होगा या HTML। बेसिकली इस तरीके से बता देते हैं कि जो डेटा जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या है, क्या वो XML फॉर्मेट है, क्या वो नॉर्मल HTML फॉर्मेट है, या फिर वो केवल एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो ये बातें हम यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर इनकोडिंग। ये हेडर क्या काम का है देखते हैं स्टूडेंट्स। स्पेसिफाइज एनी इनकोडिंग ऑन द मैसेज बॉडी ओवर HTTP यूज्ड टू स्पेसिफाई चंक्ड इनकोडिंग। बेसिकली जब हम HTTP के अंदर, सभी को पता है कि HTTPS में तो इनकोडिंग अप्लाई करना बहुत आसान है, बट अगर हम HTTP के अंदर इनकोडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे हम ट्रांसफर इनकोडिंग को यूज लेते हैं, जिसमें बेसिकली चंक्ड टाइप की जो इनकोडिंग टेक्निक्स होती है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि जो डेटा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह वो इनकोडेड जा सके HTTP के अंदर ही, HTTPS के नहीं, HTTP के अंदर ही मूव कर सके। तो वहां पे हम इस हेडर का यूज लेते हैं। उम्मीद है ये जो हेडर्स हमने जनरल हेडर्स पढ़े आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हेडर्स देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वेस्ट हेडर्स, यानी वो सारे हेडर्स जो एक रिक्वेस्ट में जाते हैं। रिक्वेस्ट क्या होता है कि सर जब भी एक क्लाइंट एक सर्वर की वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है कि सर मैं आपकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूँ। एक ऐसा पैकेट जो सर्वर से पूछ रहा है कि क्या मैं आपके किसी कंटेंट को या रिसोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। उन्हीं रिक्वेस्ट में जो हेडर्स यूज होते हैं और जिन हेडर्स के जरिए लूपहोल्स निकाले जाते हैं या जिन हेडर्स के जरिए सिक्योरिटी अप्लाई करी जाती है, वो सारी चीजें आज हम रिक्वेस्ट हेडर्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हेडर हमारे पास है ये है एक्सेप्ट हेडर। ये क्या काम आता है? तो ये बताता है टेल्स द सर्वर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट द क्लाइंट इज विलिंग टू एक्सेप्ट सच एज इमेज टाइप एंड सो ऑन। बेसिकली जो हमारा एक्सेप्ट हेडर है ये क्या काम आता है? एक्सेप्ट हेडर हमारे सर्वर को ये बताता है कि जो क्लाइंट है ये कौन से टाइप का कंटेंट एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक इमेज हो गया, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, और उसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सटेंशन का डेटा, यानी किसी भी टाइप का डेटा हम यहाँ बता सकते हैं एक्सेप्ट हेडर के जरिए कि हम कौन कौन सा डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट लिखा या इमेज लिखा, उसके आगे JPEG और GIF लिखा, इसका मतलब JPEG इमेज टाइप्स और GIF इमेज टाइप्स को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक्सेप्ट हेडर के जरिए हम ये बताते हैं ये जो हमारा क्लाइंट है ये किस तरीके का डेटा एक्सेस कर सकता है। देन हमारे पास है एक्सेप्ट इनकोडिंग। ये क्या काम आता है? ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इनकोडिंग द क्लाइंट इज विलिंग टू एक्सेप्ट। कौन सी ऐसी कंटेंट इनकोडिंग है जो क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि gzip और डेफलेट हमने देखा था अभी। तो बेसिकली इसके जरिए हम ये बता देते हैं कि ये जो पैकेट है इसके अंदर ये जो रिक्वेस्ट है इसके बदले में जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स में हम कौन से टाइप का इनकोडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन हेडर क्या काम आता है देखते हैं स्टूडेंट्स। सबमिट क्रेडेंशियल्स टू द सर्वर फॉर वन ऑफ द बिल्ड इन HTTP ऑथेंटिकेशन टाइप्स। बेसिकली क्रेडेंशियल सबमिट करने के लिए हम इस हेडर का यूज ले सकते हैं, जिसके जरिए क्या होगा कि हमारे जो क्रेडेंशियल्स है वो सबमिट होंगे। ये एक HTTP ऑथेंटिकेशन का ही एक हेडर है जिसके जरिए हम ऑथेंटिकेट करते हैं खुद को, हमारे क्रेडेंशियल शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे हम ऑथराइजेशन हेडर का यूज लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट कुकी हेडर। अब ये जो कुकी हेडर है ये क्या काम आता है? सो बेसिकली देखते हैं यहाँ पे सबमिट्स कुकी टू द सर्वर दैट द सर्वर प्रीवियसली इशूड। बेसिकली ये होता क्या है यहाँ पे? एक तो होता है कुकीज हेडर और एक होता है सेट कुकीज हेडर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। कुकीज हेडर करता क्या है? सर्वर हमें कुछ कुकीज देता है जो कि हम हमारे ब्राउजर में सेव कर लेते हैं। कहाँ होती है, कैसे होती है, ये हम देखेंगे बिल्कुल। ये जो कुकीज हमारे ब्राउजर में सेव होती है ये कुकीज हम हर मैसेज, हर रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं जहां पे भी इनकी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल जब भी मैं लॉगिन करता हूं तो मेरे को एक सेशन आईडी मिलती है। ये जो सेशन आईडी मिलती है ये कुकीज के जरिए ही मिलती है और ये सेव होती है मेरे ब्राउजर की कुकीज में। बट यहाँ पे जो कुकीज सेव हो रही है ये कब यूज होगी? जब भी मैं कोई ऐसा स्टेप कर रहा हूँ जहां पे ये बताने की जरूरत है कि मैं अभी भी लॉगिन हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे हर पैकेट में ये कुकीज जाती है। सो कुकीज बेसिकली यहाँ पे वो हेडर है जो आपको ऑथेंटिकेट करता है, आपका सेशन बना के रखता है कि आप वही यूजर हो जिसने आईडी पासवर्ड डाला था। इसके बारे में हम और डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल ये जो हेडर है सबसे इंटरेस्टिंग हेडर है, बिकॉज इन्हीं कुकीज के जरिए कई हाईजैकिंग और पॉइजनिंग का काम भी होता है, पॉइजनिंग अटैक्स भी होते हैं, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है होस्ट
होस्ट हेडर क्या है? बेसिकली स्पेसिफाइज द होस्ट नेम दैट अपीयर्स इन द फुल URL being requested। बेसिकली ये जो हमारा होस्ट हेडर है, इसके अंदर हमारा जो सर्वर है, इसको इजीएस्ट फॉर्म में समझाऊं आप सभी को, तो हमारा जो सर्वर है जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसका जो डोमेन है वो हमारे होस्ट हेडर के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप WSCrypta की वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं और अगर एक पैकेट बन गई, एक रिक्वेस्ट भेजी आपने अपने ब्राउजर में जाके लिखा wscrypta.com और एंटर प्रेस करा, तो जब से एक रिक्वेस्ट बनेगी जो कि जाएगी WSCrypta के सर्वर पे। इस रिक्वेस्ट में जो होस्ट हेडर होगा उसमें क्या नाम लिखा होगा? उसमें लिखा होगा wscrypta.com। सो बेसिकली जिस भी सर्वर से हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, वहां पे होस्ट हेडर यूज में आता है। सो आइए स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर कुछ और हेडर्स को देखते हैं, जैसे कि इफ मॉडिफाई सिंस एंड इफ नन मैच। बेसिकली दो हेडर्स क्यों सिलेक्ट करें? क्योंकि ये जो दो हेडर्स हैं ये हमारे काफी काम आ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो समझते हैं बेसिकली इनका वर्क क्या है, पहले क्या काम आते हैं, देन देखेंगे हमारे लिए कैसे यूजफुल है। इफ मॉडिफाई सिंस के बारे में अगर हम देखें तो स्पेसिफाइज व्हेन द ब्राउजर लास्ट रिसीव द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, check for updates and instruct using a response with a status code 304 for caching। बेसिकली इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा हेडर है if modify since, ये करता क्या है कि सर्वर ब्राउजर को कुछ रिक्वेस्ट भेजता है, यानी रिस्पॉन्स भेजता है, और रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर के पास पड़ा रहता है, या फिर कोई रिसोर्सेज भेजता है, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल या फिर कोई कैशे या कुकीज, कुछ भी आप ले लें बेसिकली। तो जो डेटा एक सर्वर एक क्लाइंट को भेज रहा है, इस डेटा के अंदर क्या होता है कि सर्वर ने अगर कुछ अपडेट कर दिया है तो क्लाइंट के पास भी डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, वरना क्या होता है, ताकि वेबसाइट फास्ट लोड हो सके, ताकि वेब एप्लीकेशन फास्ट वर्क कर सके, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सर्वर कुछ प्रोग्राम्स भेज देता है सीधा हमारे क्लाइंट के पास, क्लाइंट के ब्राउजर में, और वो उससे सेव कर लेता है कैशे के अंदर, ताकि उसको बार बार सर्वर से वो डेटा न मांगना पड़े और वेबसाइट फास्ट लोड हो। उस केस में अगर वेबसाइट का डेटा अपडेट हुआ, यानी सर्वर ने अपना कोई भी डेटा, कोई भी रिसोर्स अपडेट करा है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इसको बता देगी कि बेसिकली मेरा जो सर्वर का ये रिसोर्स था, इसकी वैल्यूज कुछ अपडेट हुई है, तो आप भी अपडेट कर ले, आप अभी पुराना कैशे वर्जन यूज ना करें। बट अगर यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है तो सर्वर क्या करेगा, 304 स्टेटस कोड भेजेगा, जिसका मतलब है नॉट मॉडिफाइड समथिंग, के कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। 304 का मतलब यही है। तो अगर क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा कि हमारा ब्राउजर जो है वो अभी भी अपना पुराना कैशे वर्जन, वही पुराना प्रोग्राम जो वेबसाइट ने, जो सर्वर ने उसको दिया तो यूज ले सकता है। तो वहां पे काम आता है इफ मॉडिफाई सिंस। देन हमारे पास नेक्स्ट हेडर जो आता है वो है इफ नन मैच। इस हेडर में क्या होता है, इट वेरीफाइज रिसोर्सेज स्टेटस यूजिंग ई टैग। ओके, ई टैग का फुल फॉर्म है एंटिटी टैग ID sent by the server for this resources for caching। ये ई टैग की डेफिनेशन है बेसिकली। अब इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। इफ नन मैच में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज एक सर्वर भेजता है, सर्वर क्या करता है, उसके साथ एक आईडी भेज देता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई वीडियो भेजी या मैंने आपको कोई जावास्क्रिप्ट फाइल भेजी, तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ एक ई टैग भेज दूंगा, उसकी एक आइडेंटिटी भेज दूंगा, जिसके जरिए मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि आपके पास जो अपडेट आप पूछ रहे हैं वो किस रिसोर्स का पूछ रहे हैं, मेरे पास वो रिसोर्सेज अपडेट हुए कि नहीं हुए। ये काम सर्वर करता है। बट यहाँ पे ई टैग का काम तो रिस्पॉन्स के अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर क्या काम, क्योंकि ई टैग तो सर्वर एक क्लाइंट को भेज रहा है, और अभी हम वो हेडर्स पढ़ रहे हैं जो कि एक क्लाइंट सर्वर को भेजता है अपनी रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे इन हेडर्स में इफ नन मैच क्या करता है, इफ नन मैच के अंदर अगर मैं कोई भी ई टैग लिखता हूं और उस रिसोर्स के बारे में पूछूंगा, तो वहां पे जाके सर्वर से वो रिसोर्स मैच हो जाता है कि क्या ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, मैं पुराने कैशे वर्जन को यूज ले सकता हूं, और अगर कुछ भी अपडेट हुआ है तो उस केस में मैं पुराने वर्जन को यूज नहीं ले पाऊंगा, मेरे को वो नया अपडेटेड वर्जन या नया अपडेटेड रिसोर्स जो है वो लेना पड़ेगा। तो क्या होता है इफ नन मैच, हेडर के आगे बेसिकली हेडर्स के आगे मैं क्या करूंगा, एक टैग लिख दूंगा, ई टैग की जो वैल्यू थी वो डाल दूंगा और उसको सेंड कर दूंगा। अगर अपडेट हुआ है तो मेरे को पता देगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं पुराना कैशे वर्जन यूज कर पाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये काम आता है इफ नन मैच। हमारे ये काम का कैसे है कि जब भी हम रिक्वेस्ट में या किसी पार्ट में कोई चेंजेस करते हैं तो इन्हीं टैग्स के जरिए हमें पता पड़ता है कि क्या चेंजेस हुए हैं, और सर्वर भी इन्हीं टैग्स के जरिए अपडेट हो जाता है कि क्या हमने कुछ चेंजेस करे हैं कि नहीं करे। तो बेसिकली जब हम वेबसाइट में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो या तो हमें इन टैग को हटाना होता है या फिर इन पर अच्छे से नजर रखनी होती है कि क्या क्या कंटेंट या क्या क्या डेटा अपडेट हुआ है। क्योंकि अगर हमने कैशे में कुछ चेंजेस करी है और ई टैग की वजह से वापस अपडेट हो गया तो हमारे सारे चेंजेस चले जाएंगे। तो ये धीरे धीरे हम समझेंगे इनको और अच्छे से। फिलहाल ये दोनों टैग हमारे काफी काम के, आपको समझ आ गए होंगे दोनों हेडर्स क्या काम करते हैं। देन आता है ओरिजिन हेडर। अब ओरिजिन हेडर हमारे CORS क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग में बहुत काम आता है। इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, क्रॉस डोमेन एजेक्स रिक्वेस्ट होती है इंडिकेट करने के लिए कि जिस डोमेन से आप बात कर रहे हैं वो आपसे कुछ ओरिजिनेटेड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता हूं
और उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मेरे पास कुछ परमिशन होनी चाहिए। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन के आगे एक डोमेन नेम लिख के भेजता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिन के आगे लिखा wscubetech.com और मैं किसी रिसोर्स को, एजेक्स रिसोर्स को या किसी भी डेटा को एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो केवल ओरिजिन के आगे जो नाम लिखा उसी से वेरीफाई कर पाते हैं कि इस डोमेन के पास परमिशन है कि नहीं है कि ये आपकी रिसोर्स को एक्सेस कर सके या फिर यूज कर सके। तो बेसिकली ओरिजिन हेडर के जरिए हम CORS अटैक को ट्राई करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ओरिजिन के आगे किसी भी XYZ डोमेन का नाम लिखते हैं और अगर उस डोमेन के पास परमिशन हमें अलॉट हो जाती है कि यस आप एक्सेस कर सकते हैं, देन इसका मतलब ये कमी है, क्योंकि सिलेक्टेड डोमेन्स के पास ही परमिशन होनी चाहिए एक डोमेन का डेटा शेयर करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। तो बेसिकली वहां पे ओरिजिन हेडर यूज होता है। उम्मीद आपको ओरिजिन हेडर का वर्क समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी डोमेन को कोई परमिशन देना चाहते हैं कि वो किसी दूसरे डोमेन का डेटा एक्सेस करे, तो उस रिक्वेस्ट में हम ओरिजिन के आगे उस डोमेन का नाम लिखते हैं। वो रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर से वेरीफाई करती है कि क्या ये जो डोमेन किसी ने लिखा है, किसी क्लाइंट ने लिखा है, क्या इस डोमेन के पास अथॉरिटी है कि ये आपके रिसोर्सेज यूज कर सकती है। अगर है तो वो हमें बता देगा रिस्पॉन्स के अंदर, अगर नहीं होगी तो बता देगा कि नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे ओरिजिन हेडर का काम आपको समझ आ गया होगा। देन हमारे पास आता है रेफरर हेडर। ये क्या काम आता है, ये बहुत ही जेन्युइन और नॉर्मल हेडर है जो हमारे पास इजीली हमें एक रिक्वेस्ट में दिख जाता है। इसमें होता क्या है, specifies the URL from which the current request originated। बेसिकली जो करंट रिक्वेस्ट हमारी जिस भी जगह से बनी है, लास्ट जिस रिसोर्स के जरिए करंट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, उसका URL आ जाता है। फॉर एग्जांपल अपन गूगल पे गए, गूगल पे मैं सर्च करा WSCube, मेरे सामने WSCube का इंडेक्सिंग यानी WSCube का URL आ गया। मैंने उस पर क्लिक करा तो WSCube की वेबसाइट ओपन हो गई। बट जब ये WSCube की वेबसाइट ओपन हुई तो मैं इस वेबसाइट पे पहुंचा किसके जरिए था, मैं गूगल के जरिए पहुंचा था। तो रेफरेंस में बेसिकली यहाँ पे रेफरर जो है, इस हेडर के अंदर गूगल का जो है डोमेन या जो एड्रेस होगा लास्ट, वो वहां पे शो हो जाएगा कि सर इस URL के जरिए आप इस वेबसाइट तक पहुंचे। तो ये काम होता है हमारे रेफरर हेडर का। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजर एजेंट हेडर। यूजर एजेंट हेडर स्टूडेंट्स हमारे बहुत ही काम का हेडर है। और ऐसा क्यों, बिकॉज ये हेडर एक सर्वर को ये बता देता है कि जो क्लाइंट आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर आपकी किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके पास कौन सा ब्राउजर है, उस ब्राउजर का वर्जन क्या है, उसका 64 बिट है या 32 बिट है ब्राउजर है, साथ ही साथ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहा है। ये सारी डिटेल्स ये यूजर एजेंट हमारे ले जाके सर्वर को बता देता है कि जो पर्सन आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसका क्या सॉफ्टवेयर का वर्जन है। और अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी ये यूजर एजेंट के जरिए चला जाता है कि सो सॉफ्टवेयर के जरिए इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करी जा रही है। तो स्टूडेंट्स यूजर एजेंट के जरिए बेसिकली हमारी डिटेल्स वहां शेयर होती है और अनोनिमस रहने में हम ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर हमारी कुछ रियल डिटेल्स ना शेयर हो। उम्मीद है ये जो हमने रिक्वेस्ट हेडर्स पढ़े आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हेडर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे रिस्पांस हेडर्स। तो अब यहाँ पे रिस्पांस हेडर्स क्या है कि सर जितने भी रिप्लाई सर्वर से हमको आ रहे हैं एज रिस्पांस, हमारी रिक्वेस्ट के बदले में जो रिप्लाईज आ रहे हैं, उन रिस्पांसेस में जो जो हेडर्स यूज हो रहे हैं वो सारे रिस्पांस हेडर्स होते हैं। और इन रिस्पांस हेडर्स में क्या क्या है, सबसे पहले आ रहा है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। इसके बारे में एक बात बता दूं कि अभी हमने रिक्वेस्ट के अंदर जो ओरिजिन नाम का हेडर पढ़ा था, उस ओरिजिन हेडर के अंदर हम जैसे कोई डोमेन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं wscubetech.com लिखा, जिसका मतलब था कि मैं सर्वर को बोल रहा हूं कि क्या इस डोमेन के पास पावर है आपकी रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे इसी हेडर के जरिए, इसी हेडर के आगे उस डोमेन का नाम आता है और मेरे को वेरीफाई करता है कि हाँ इसके पास वो पावर है कि नहीं है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन के जरिए समझते हैं, इंडिकेट्स वेदर द रिसोर्सेज कैन बी रिट्राइव्ड वाया क्रॉस डोमेन एजेस रिक्वेस्ट। बेसिकली कि हमने जो डोमेन के जरिए ओरिजिन के अंदर जो डोमेन का नाम डाल के रिक्वेस्ट करी है, उस रिक्वेस्ट के जरिए हम उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें बताता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर। तो बेसिकली इसके जरिए हम काफी बड़े बड़े अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि CORS का जो अटैक है ये काफी नुकसानदेह भी हो सकता है, इसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे। तो ये हेडर हमारा काम का, और उम्मीद आपको इस हेडर के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हेडर है कैशे कंट्रोल। कैशे कंट्रोल हेडर बेसिकली क्या काम आता है देखते हैं। यहाँ पे पासेस कैशिंग डायरेक्टिव्स टू द ब्राउजर, फॉर एग्जाम्पल नो कैशे। बेसिकली डायरेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या इंस्ट्रक्शंस देता है कि जो भी कैशे ये सेव करा रहा है, ये सारा कैशे एक क्लाइंट के अंदर किस तरीके से सेव होगा, उसकी एज क्या होगी, क्या वो कहाँ पे सेव होगा, जो भी डिटेल्स है बेसिकली कैशे से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या काम होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उस कैशे से रिलेटेड एक क्लाइंट सिस्टम पे वो ये बताता है कैशे कंट्रोल हेडर के जरिए। इसके अंदर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैशे तो बेसिकली कैशे सेव नहीं होगा या फिर उसके आगे कुछ एक्टिविटीज होगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम एज है उसके बारे में बता रखा है, तो इसका मतलब है कि इस टाइम के बाद ये कैशे एक्सपायर हो जाएगा, ये यूजफुल नहीं है। तो वो सारी बातें जो है ये कैशे कंट्रोल के जरिए हम बताते हैं। देन हमारे पास आता है ई टैग। तो उम्मीद है आप सभी को याद होगा ई टैग क्या है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले से पढ़ा। ई टैग का मतलब था एंटिटी टैग, और ये करता क्या था सर, ये हर रिसोर्स की एक आईडी हुआ करती थी जो कि हमें सर्वर के जरिए मिलती थी। तो हम देख सकते हैं आईडी ऑफ एवरी शेयर्ड रिसोर्सेज जनरेटेड बाय द सर्वर। एक
ऐसी आईडी जो एक सर्वर जनरेट करता है अपनी हर रिसोर्सेज से रिलेटेड, ई टैग के अंदर ये रिसोर्स जनरेट करके वो भेज देता था हमारे क्लाइंट ब्राउजर में, एंड क्लाइंट ब्राउजर क्या करता था, इफ नॉट मैच के जरिए उस टैग को वापस भेज के कंफर्म करता था कि क्या ये वैल्यू अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। तो वो जो वैल्यूज उस ब्राउजर के पास पड़ी थी वो ई टैग के जरिए हमारे सर्वर ने ही भेजी थी। तो ई टैग हेडर का भी काम आपको पता पड़ गया होगा कि वो हर रिसोर्स के साथ एक आईडी शेयर कर देता है, उस आईडी को हम स्टोर करते हैं ई टैग हेडर के अंदर। नेक्स्ट है एक्सपायर्स हेडर। अब एक्सपायर्स हेडर क्या काम आता है, टैग्स वैलिडेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ मैसेज बॉडी फॉर कैशे यूज। बेसिकली ये बताता है कि जो कंटेंट हमारे पास पड़ा है कैशे के तौर पे वो कब तक यूज करा जा सकता है। तो उसके लिए हम यूज लेते हैं एक्सपायर्स हेडर का, जो कि हमें बता देगा कि जो कंटेंट आपको दिया है, जो आपने अपने ब्राउजर के कैशे में सेव कर लिया ताकि वेबसाइट फास्ट लोड हो सके, बार बार सर्वर से जाके वो रिक्वेस्ट ना मांगे, उसको कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, कब तक वो डेटा जो है वो अपडेटेड रहेगा, कब तक वो डेटा हमारे काम का है, वो सारे कंटेंट का हमें बताता है एक्सपायर हेडर कि ये कब तक यूजफुल है। नेक्स्ट आता है लोकेशन हेडर। ये क्या काम आता है देखते हैं। रीडायरेक्शन रिस्पॉन्सेज, बेसिकली रिस्पॉन्सेज को रीडायरेक्ट करता है दोज दैट हैव अ स्टेटस कोड स्टार्टिंग विथ 3 टू स्पेसिफाई द टारगेट ऑफ द रीडायरेक्ट। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम रीडायरेक्ट होते हैं तो रीडायरेक्ट होने के बहुत सारे रीजन है। कोई अगर कोडिंग के अंदर चेंज कर रहा है, कोई एचटीएक्सएस में चेंज कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारा लोकेशन हेडर है ये बताता है कि अगर आपको रीडायरेक्ट करा जा रहा है क्योंकि आपके स्टेटस कोड में 3 की वैल्यू है, बेसिकली 300 की जो वैल्यूज है, 301 302 ऐसी कोई भी वैल्यू है, तो उसके बिहाफ पे आपको रीडायरेक्ट करा जाएगा। अब रीडायरेक्ट करा कहाँ पे जाएगा, वो लोकेशन हमें मिलती है लोकेशन हेडर के जरिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो हेडर्स हमने रिस्पॉन्सेज के देखे ये आपको समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज हेडर्स के अंदर आगे कुछ हेडर्स और हम देख लेते हैं, जिनमें हमारा पहला हेडर जो है ये है फ्रैग्मा हेडर। अब ये जो फ्रैग्मा हेडर है ये क्या काम आता है, इसकी डेफिनेशन के जरिए हम समझते हैं। passes caching directories to the browser for example no cache। अब ये जो डेफिनेशन है ये हमें थोड़ी सुनी सुनी लग रही है, बिकॉज यही डेफिनेशन हमने कैशे कंट्रोल नाम के हेडर में भी तो देखी है। बट यहाँ पे इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है कि ये जो हमारा फ्रैग्मा हेडर है ये वर्क करता है HTTP के 1.0 वर्जन के साथ, और इसमें कमियां कुछ ऐसी है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके साथ तो ये अच्छे से कंपैटिबल है, सपोर्टेबल है, बट एक रिस्पॉन्स में ये अच्छे से सपोर्टेबल नहीं रहता। इसी वजह से ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। एंड जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसने एग्जाम्पल ऑप्शन यूज लिया नो कैशे, तो नो कैशे का मतलब है कि अब हमें आपका कैशे यूज नहीं लेना है, यानी हमारी वेबसाइट आपके कोई भी डेटा कैशे के तौर पे नहीं सेव करेगी। हर बार सर्वर से हम नई रिस्पॉन्स लेंगे, सारे रिसोर्सेज नए लेंगे ताकि हमें नया अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे। इससे धीरे हो सकती है वेबसाइट, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये रिस्पॉन्सेज के साथ तो वर्क नहीं कर रहा। बट जो कैशे कंट्रोल है उसके पास फंक्शंस भी ज्यादा है, ज्यादा ऑप्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं हम कैशे पे, मैक्सिमम एज और जो हमने चीजें देखी वो सारी बातें, और वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों में काम आती है। तो इसी वजह से फ्रैग्मा को हमने पढ़ा क्यों है। फ्रैग्मा को पढ़ने के पीछे रीजन ये था बेसिकली कि अगर किसी भी रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स में फ्रैग्मा दिख रहा है इसका मतलब वहां पे कुछ वल्नरेबिलिटीज है, क्योंकि ये पुराने वर्जन के साथ सपोर्ट करने वाला एक फंक्शन है, हेडर है। देन यहाँ पे हमारे पास आता है सर्वर हेडर। ये क्या काम आता है देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। बेसिकली जिस तरीके से हमारा होस्ट या यूजर रीजन नाम का हेडर था जो हमारी डिटेल्स सर्वर तक ले जाता था, उसी तरीके से सर्वर का ये हेडर जिसका नाम ही सर्वर है, ये सर्वर की कुछ डिटेल्स एक रिस्पॉन्स के जरिए हमारे सिस्टम तक लेके आ जाता है। तो वहां पे हम यूज लेते हैं सर्वर हेडर को, जो हमारे पास डिटेल्स लेके आ रहा है सर्वर की एक रिस्पॉन्स के जरिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडर हमारे पास आता है सेट कुकीज हेडर। ये हेडर हमारे बहुत ज्यादा काम का है, बिकॉज हमारे ब्राउजर के अंदर एक क्लाइंट के ब्राउजर में जितने भी डेटा सेव हो रहा है, जितनी भी कुकीज की वैल्यू सेव हो रही है, वो सब सेव होने के लिए रिस्पॉन्स में सेट कुकी नाम का हेडर ही आता है। इसके अंदर एक पैरामीटर, उसके अंदर की जो वैल्यूज है, यानी कुकी का नाम है, उसके अंदर की जो वैल्यूज है, ये सेट कुकी के जरिए आती है रिस्पॉन्स में एंड देन हमारे ब्राउजर में सेव हो जाती है। उसके बाद हर रिक्वेस्ट में हम उसी कुकी हेडर का यूज लेके उन वैल्यूज को शेयर करते हैं। तो वैल्यूज सेव होने के लिए सेट कुकी का यूज होता है। यहाँ पे डेफिनेशन के जरिए देख लेते हैं हम। issues cookies to the browser that it will submit it back to the server in subsequent request। बेसिकली उसी से रिलेटेड रिक्वेस्ट में जो डेटा शेयर हो रहा है उन्हीं के अंदर वो कुकी शेयर करी जाती है, जो कि सबसे पहले सेव होती है सेट कुकीज नाम के हेडर के जरिए, जो कि रिस्पॉन्स के जरिए शेयर करा जाता है। देन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स www-authenticate नाम का हेडर। ये क्या काम आता है देखते हैं। रिस्पॉन्सेज दैट हैव अ 401 स्टेटस कोड to provide the details on the types of authentication that the server supports। बेसिकली जिस तरीके की ऑथेंटिकेशन सर्वर सपोर्ट करता है वो सारी डिटेल्स, और वो भी 400 पेजेस के अंदर हमें शेयर करी जाती है www-authenticate नाम के हेडर के अंदर। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली इस हेडर के जरिए हमें ये पता पड़ रहा है कि हमारा जो सर्वर है वो कौन सा ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हेडर हमारे पास है एक्स फ्रेम ऑप्शंस, और फ्रेम का नाम अगर हम देखें तो ये मैच कर रहा है जो वेबसाइट्स में हम फ्रेमिंग करते हैं उससे रिलेटेड। देखते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे।
indicates whether and how the current responses may be loaded within the browser frame। बेसिकली किस तरीके से जो करंट रिस्पॉन्स आया है वो हमारे ब्राउजर पे लोड होना चाहिए, वो बताता है हमें एक्स फ्रेम ऑप्शंस। कुछ ऐसा ही जैसे हम CSS और इनके जरिए करते हैं। तो बेसिकली हमारे वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स हमारे सामने आया है वो कैसा दिखना चाहिए, ये हमें कौन बता रहा है, एक्स फ्रेम ऑप्शन। सभी के लिए लेके आ गया हूं इंट्रोडक्शन टू कुकीज। बेसिकली हमारी जो वेब कुकीज होती है, जो ब्राउजर के अंदर सेव होने वाली कुकीज, उनके बारे में हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। हैकिंग पर्सपेक्टिव से भी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल वेब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी हम कुकीज के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जैसे आप फिल करके आज ही इनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कुकीज, कुकीज क्या होती है, एंड साथ ही साथ देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट कुकीज। सेट कुकीज बेसिकली कुकीज का एक पार्ट है, जिसके जरिए एक हेडर है, जिसके जरिए हम कुकीज को सेट करते हैं, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और वो हमारे क्या काम आते हैं, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज कुकीज। कुकीज है क्या स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होती है कुकीज। इसको हम वेब कुकीज कह सकते हैं, ये वो खाने वाली कुकी नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारी वेब कुकी है ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वेब ब्राउजर के अंदर सेव होती है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ट्रैक, पर्सनलाइज एंड सेव इंफॉर्मेशन। क्योंकि इस काम क्या आती है, बेसिकली ये कोई चीज का ट्रैक रखने के लिए, पर्सनलाइजेशन कुछ काम करने के लिए, या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करने के काम आती है हमारे ब्राउजर के अंदर। अब हमारे ब्राउजर के अंदर हमारी कैसे इन्फॉर्मेशन सेव होगी, तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं यूजर सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, यूजर सेशंस को मेंटेन रखने के लिए क्योंकि इसका यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वेबसाइट में जाके लॉगिन करा, अपना आईडी और पासवर्ड डाला और सबमिट करा, वो आईडी पासवर्ड सर्वर पे जाके कंफर्म होगा कि क्या वो आईडी पासवर्ड सही है या गलत है। उसके चेक होने के बाद क्या होगा, सर्वर मेरे को बेसिकली वहां पे एक आईडी दे देगा, जो आईडी जब तक मेरे पास है तब तक मैं सारे वो काम कर सकता हूं जो कि एक लॉगिन यूजर यानी मैं कर सकता था। बट जैसे ही वो आईडी मेरे पास से जाएगी या जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा, वो आईडी ऑटोमेटिकली मेरे पास से डिलीट हो जाएगी और मैं सर्वर पे वो सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाऊंगा जो एक लॉगिन यूजर कर सकता था। मेरे पास से सारी वो अथॉरिटी छीन ली जाएगी, बिकॉज मेरे पास अब वो आईडी नहीं है। उस आईडी को हम कहते हैं सेशन आईडी। यानी आईडी पासवर्ड देने के बाद जब हम ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि हम सही यूजर हैं, तो हमें एक सेशन आईडी मिल जाती है। उस सेशन आईडी के जरिए हमारे पास एडमिन सेशन रहता है, या फिर जो भी हमारे राइट्स है उसका सेशन रहता है कि हम वो सारी एक्टिविटीज उस वेबसाइट पे, उस सर्वर पे कर सके। जैसे वो सेशन आईडी हटेगी हमारे ब्राउजर की सेटिंग्स में से, हमारे ब्राउजर में एक पार्ट में सेव, वो मैं आप सभी को बताऊंगा कहां से होती है। जैसे ही वो वहां से डिलीट होगी या हटेगी, मैं बेसिकली नॉर्मल यूजर बन जाऊंगा वापस, मैं वो लॉगिन यूजर नहीं रहूंगा, मेरे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी। तो यूजर सेशन मेंटेन करने के लिए कुकीज यूज में आती है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, लाइक कुकी एंड सेट कुकी। अब ये दोनों चीजें क्या है, इनके बारे में हमने हमारे हेडर्स के सेशन में भी पढ़ा है कि ये 2 हेडर्स हैं, पहला कुकी है, दूसरा सेट कुकी है। ये जो कुकी नाम का हेडर है ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है रिक्वेस्ट के अंदर। सो बेसिकली हम जो भी रिक्वेस्ट शेयर करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर काम आता है ये कुकी हेडर। तो ये जो हमारा सेट कुकी है ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है रिस्पॉन्सेस के अंदर। सो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस दोनों के हेडर्स यहाँ पे हैं। दोनों का काम क्या है कि सर ब्राउजर में अगर कोई भी कुकी हमें सेव करनी है तो हम सेट कुकी हेडर का यूज लेते हैं, जिसके जरिए हम ब्राउजर में किसी भी कुकी और उसके अंदर की जो वैल्यूज है, पैरामीटर्स और उनके अंदर की जो वैल्यूज है वो सेव कर सकते हैं। और जो हमारा कुकी हेडर है उसी के जरिए हम बार बार वो जो वैल्यू हमारे ब्राउजर में सेव है वो सर्वर तक भेजते हैं और हर रिक्वेस्ट में बताते हैं कि हम अभी भी लॉगिन हैं, हम अभी भी ऑथेंटिकेट हैं, हम सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज में इन कुकीज को, इन हेडर्स को यूज लेके लॉगिन रहते हैं और कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो हमारी कुकीज का पार्ट है हम इसको समझ क्यों रहे, बिकॉज इन कुकीज के जरिए काफी सारे अटैक परफॉर्म करे जाते हैं, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन हैकिंग टेक्निक्स है वो यहाँ पे हाईजैकिंग एंड पॉइजनिंग यूज करी जाती है। हाईजैकिंग में आप सभी ने सुना होगा सेशन हाईजैकिंग, जिसमें अगर आप लोगों की ये जो कुकी आईडी है, यानी आपको जो सेशन आईडी मिली है लॉगिन करने के बाद, अगर वो कोई और चुरा ले तो वो बिना आईडी पासवर्ड आप लोगों का पूरा अकाउंट वैसे ही यूज कर सकता है जैसे कि आप यूज कर रहे थे पहले। तो बेसिकली आपकी सेशन आईडी लेके कोई आपका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, उसको हम कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। और ऐसे ही कैशे पॉइजनिंग और बहुत सारे कुकीज पॉइजनिंग, काफी सारे ऐसे अटैक्स होते हैं जिनके जरिए हम कुकीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉइजन करते हैं, कोई ना कोई पेलोड, मिलिशियस प्रोग्राम या ऐसी चीजें भी है
ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में सीखेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक भी इसी पे परफॉर्म करा जाता है। अब बेसिकली कुकीज काम कैसे करती है, आइए चलते हैं काली मशीन की तरफ और वहां पे चल के सीखते हैं कि किस तरीके से कुकीज सेव होती है और सेशन हाइजैकिंग जैसी छोटी मोटी चीजें कैसे परफॉर्म करी जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली यहाँ पे कुकीज को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कहाँ सेव होती है और ये काम कैसे करती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे क्रोम ब्राउजर में एंड यहाँ पे हम जाने के बाद क्या करते हैं, टेस्ट एक नॉर्मल वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहाँ पे जाके हम प्रैक्टिस कर पाएंगे कुकीज के बारे में। तो इस वेबसाइट का नाम है testphp.1web। ये एक डेमो वेबसाइट है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो योर प्रोफाइल में जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दे रहा है कि या तो साइनअप करूँ या लॉगिन करूँ। यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें पता है कुकीज कब जनरेट होती है, जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं, जब हम आईडी पासवर्ड देते हैं, तब हमें सेशन आईडीज मिलती है कुकीज के फॉर्मेट में। वो सेशन आईडीज हमारे सेशन मेंटेन करने के काम आती है, पर वो सेव कहाँ पे होती है। अगर आपको चेक करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। जैसे आप इंस्पेक्ट में जाएंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस और ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नाम का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाना है और जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकी नाम का एक टैब है। उस टैब के अंदर हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। इस वेबसाइट से रिलेटेड सारी कुकीज हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, बट केवल तब जब कोई कुकीज ऐड होगी ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक लॉगिन एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे और उसके जरिए समझेंगे कि क्या उसके जरिए कोई सेशन आईडी जनरेट हो रही है जो कि हमारी कुकीज के अंदर सेव होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूजर नेम में जाएंगे और हम लॉगिन करते हैं, एक यूजर नेम लिख देते हैं, एक पासवर्ड लिखते हैं और अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं मैं लॉगिन तो हो चुका हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ यहाँ पे हमारे पास एक सेशन आईडी भी आ गई कुकीज के अंदर। तो इस कुकीज के टैब के अंदर जो हमारी वेबसाइट का नाम है वहां पे अभी कुकी ऐड हो चुकी है जिसका नाम तो है लॉगिन और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है test%2f टेस्ट। तो अब ये है हमारी कुकी आईडी। इसके जरिए क्या क्या हो सकता है और ये बेसिकली हम देख लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हैं हमारे पास आगे। अब हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे हर रिक्वेस्ट में क्या होगा कि ये कुकीज की जो आईडी है ये जाएगी यहाँ से, यानी हर रिक्वेस्ट में कुकी की आईडी जाएगी। अगर हम वो देखना चाहते हैं कि ये कैसे जा रही है, कैसे दिख रही है, तो हम यहाँ पे नेटवर्क के टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें आपको विजिबल होगी। तो अगर मैं यूजर इन्फो में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हेडर के अंदर ये जो कुकी नाम का हेडर है ये वो वैल्यू लेके जा रहा है। तो बेसिकली कुकीज हमारी कुकी नाम का हेडर लेके जाएगा, सर्वर तक कंफर्म करता रहेगा कि हम लॉगिन है, तब तक हम ये काम कर सकते हैं। बट इन एनी केस अगर हमारी ये कुकी डिलीट हो जाए तो क्या, तो हम लॉग आउट हो जाएंगे, हमारा सेशन एंड हो जाएगा। और अगर हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो भी सेम एक्टिविटी होगी। क्या होगी कि हमारी जो कुकी थी वो डिलीट हो गई यहाँ से। आप देख सकते हैं कि कुकी यहाँ से हट चुकी है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं रहा, मेरे को वापस लॉगिन करनी पड़ेगी, मेरे को वापस सेशन आईडी मिलेगी, देन मैं वापस एक्टिवेट यूजर बन जाऊंगा, एक्टिव यूजर बन जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया क्रोम के अंदर। अगर हम फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो कैसा प्रोसेस रहेगा, तो हम फायरफॉक्स में जाते हैं, सेम वेबसाइट पे जाएंगे test.php पे एंड यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद हम योर प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने लॉगिन पेज आ रहा है। बट कुकीज एक फायरफॉक्स ब्राउजर में कहाँ सेव होती है, क्योंकि अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन नाम का मेरे को कोई भी टैब नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जाना है स्टोरेज नाम के टैब में। इस टैब के अंदर हमें कुकीज नाम का हेडर दिख रहा है, कुकीज नाम का टैब दिख रहा है और इसके अंदर हमारी वेबसाइट दिख रही है जिसके अंदर हमारी जो भी कुकीज होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे हम सेम प्रोसेस रिपीट करके देख सकते हैं, टेस्ट एंड देन लॉगिन। तो अब इसको मैं सेव नहीं भी करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ कुकीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सेशन आईडी ऐड हो चुकी है कुकीज के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स कुकीज का वर्क। अब बेसिकली इस पे काफी सारे अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं कि अगर यहाँ पे मैं हमारे क्रोम में एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करूं जहां पे मैं लॉगिन नहीं हूं और मैं विजिट करूं test.php पे और यहाँ पे मैं साइन अप पे लॉगिन ना करके केवल इंस्पेक्ट पे जाऊं एंड हमारी कुकीज वाले टैब में जाऊं, यानी एप्लीकेशन के अंदर कुकीज में जाऊं और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू करूं और यहाँ पे लिख दूं लॉगिन जो कि कुकी का नाम था एंड उसकी जो वैल्यू थी यानी सेशन आईडी का जो नाम था वो था लॉगिन एंड देन यहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी वो थी test%2f टेस्ट। एंड अब मैं यहाँ पे लिख के अगर बाहर आता हूँ, मैंने अभी तक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे नहीं डाला है, लॉगिन नहीं करा है, बट अगर मैं यहाँ पे आके योर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं एज एन लॉगिन यूजर शो हो रहा हूँ। तो ये होता है सेशन हाईजैकिंग का पार्ट। कुकीज अब हाईजैक कर ली जाती है और ऐसी काफी सारे अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं, बट कुकीज का जो काम था कैसे हम देख सकते हैं वो सारी चीजें उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है प्रैक्टिकल पार्ट के जरिए आपको कुकीज का हिस्सा समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी जो सेट कुकीज के एट्रीब्यूट्स थे वो क्या क्या है और क्या काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हमारे यहाँ पे है ये है एक्सपायर्स। अब ये एक्सपायर नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट है ये क्या काम आता है, जो सेट कुकी के अंदर यूज लिया जाता है। यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन दिखे तो सेट्स अ डेट until which the cookie is valid, यानी जो कुकीज हमारे सिस्टम में सेव हो रही है, हमारे यूजर ब्राउजर में सेव हो रही है, वो कब तक सेव रहेगी, कब तक वैलिड है, वो बेसिकली सेट करता है एक्सपायर्स नाम का हमारा एट्रीब्यूट। नेक्स्ट उसके बाद एट्रीब्यूट जो आता है वो है डोमेन नाम का एट्रीब्यूट। देखते हैं ये क्या काम करता है। स्पेसिफाइज द डोमेन फॉर विच द कुकी इज वैलिड
दिस मस्ट बी द सेम और अ पेरेंट ऑफ द डोमेन फ्रॉम विच द कुकी इज रिसीव्ड। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो कुकी सेव कर रहे हो वो किस डोमेन से रिलेटेबल होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस डोमेन से सारी एक्टिविटीज करी जा रही है उसी डोमेन की कुकी सेव हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें यही वेरीफाई कर रहा है डोमेन नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट है कि जो हम कुकी यूज दे रहे हैं वो कौन से डोमेन के लिए वैलिड रहेगी, और उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डोमेन वही मेंशन करना है जो नॉर्मली यूज आ रहा है। तो ये हमें डोमेन नाम का एट्रीब्यूट काम आता है। देन हमारे पास आता है पाथ नाम का एट्रीब्यूट। ये क्या काम आता है? स्पेसिफाइज द यूआरएल पाथ फॉर विच द कुकी इज वैलिड। बेसिकली अब हमें ये बता रहा है कि सर आप जो कुकीज यूज कर रहे हो वो एग्जैक्टली किस पाथ के लिए यूजफुल है, यानी कौन से पेज पर कौन से यूआरएल पे जब हम जाएंगे तब उस कुकी को यूज लेना, अदरवाइज उस कुकी का यूज नहीं है। ये सारी बातें हमें बताता है पाथ नाम का एट्रीब्यूट। उम्मीद है आपको ये सारी एट्रीब्यूट समझ आ रहे होंगे। ये बस हमें ये बता रहे हैं कि कुकीज कब एक्सपायर होगी, किस डोमेन के साथ यूज करनी है, किस यूआरएल में जाने के बाद इस कुकी को यूज लेना है। ये सारी बातें हमें बताई जा रही है यहाँ पे। देन आता है सिक्योर नाम का हमारा एट्रीब्यूट। ये क्या काम आता है? इफ दिस एट्रीब्यूट इज सेट द कुकी विल बी सबमिटेड ओनली इन HTTPS रिक्वेस्ट, यानी जो भी कुकी सबमिट करी जाएगी वो केवल HTTPS में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर नाम का एट्रीब्यूट यूज करा है जो कि नहीं चाहता कि कुछ भी क्लियर टेक्स्ट में एक नॉर्मल रिक्वेस्ट में जाए जो कि HTTP में जाता है। तो HTTPS की जो सिक्योरिटीज है वो अप्लाई हो जाएगी। इस वजह से सिक्योर नाम के एट्रीब्यूट को यूज करा जाता है कि सर जो भी कुकीज हम शेयर कर रहे हैं कोई उनको मैनिपुलेट ना करे, कोई इन पर किसी तरीके का अटैक परफॉर्म ना करे या सेशन हाइजैकिंग जैसी चीजों को परफॉर्म ना कर पाए, तो उस केस में HTTPS में उस डेटा को भेजा जाए ताकि वो सिक्योरली और एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में मूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTTP ओनली। ये एट्रीब्यूट क्या काम आता है देखते हैं। बेसिकली इफ दिस एट्रीब्यूट इज सेट द कुकी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड वाया क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, यानी अगर ये कुकी बेसिकली अगर एट्रीब्यूट यूज में हो रहा है तो जो हमारी कुकीज हैं उनको डायरेक्टली क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के जरिए यूज नहीं करा जाएगा, यानी वो सिक्योर रहेगी क्योंकि वहां पे HTTP ओनली नाम का एट्रीब्यूट यूज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था कुकी का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने प्रैक्टिकल पार्ट भी देखा, कुकी की डेफिनेशन समझी, उसके कुछ एट्रीब्यूट समझे, और इसलिए समझे कि अब हमें अगर किसी रिक्वेस्ट में एट्रीब्यूट दिखते हैं तो हमें पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए या फिर यहाँ पे क्या कमियां हैं और क्या सिक्योरिटी है। ऑल अबाउट HTTP स्टेटस कोड्स। HTTP के स्टेटस कोड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के स्टेटस कोड्स हैं हमारे पास, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे टोटल दो चीजें देखेंगे, व्हाट इज स्टेटस कोड होता क्या है, एंड साथ ही साथ हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑल स्टेटस कोड, जिसके अंदर हम जितने भी टाइप्स के स्टेटस कोड्स हैं उनके अंदर किस स्टेटस कोड का मतलब क्या है, वो सारी चीजें आज यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही इनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट इज HTTP स्टेटस कोड। एक स्टेटस कोड होता क्या है HTTP के अंदर, तो इसको समझने के लिए हम इन पॉइंट्स का यूज लेंगे ताकि हम इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि ये फर्स्ट लाइन होती है। फर्स्ट लाइन कहाँ की होती है कि सर रिस्पॉन्सेज में जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आती है उसमें जो पहली लाइन होती है उसमें ये कंपलसरी है कि मेंशन करा जाए कि कौन सा स्टेटस कोड है उस रिस्पॉन्स का। तो हर रिस्पॉन्स का एक स्टेटस कोड होता है जो कि उसकी पहली लाइन में मेंशन होता है। किसकी पहली लाइन में? रिस्पॉन्स की पहली लाइन में। आगे देखते हैं यहाँ पे इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी हमने जिस चीज को एक्सेस करने की परमिशन मांगी थी रिक्वेस्ट के जरिए उसके अगेंस्ट में रिप्लाई क्या आया है ये बताने के लिए स्टेटस कोड्स काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें परमिशन नहीं है वो चीज एक्सेस करने की तो अलग स्टेटस कोड आएगा, अगर हम एक्सेस कर सकते हैं तो अलग स्टेटस कोड आएगा, और ऐसे ही अगर हमें कहीं और रीडायरेक्ट करा जा रहा है तो एक अलग स्टेटस कोड आएगा। ये सारे स्टेटस कोड हमें दिखते हैं रिस्पॉन्सेज के अंदर पहली लाइन में, और ये होते हैं हमारे रिक्वेस्ट के रिप्लाईज। देन यहाँ पे देखते हैं टोटल 5 ग्रुप्स में इन स्टेटस कोड्स को डिवाइड करा गया है, यानी हमारे पास जितने स्टेटस कोड्स उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप के अंदर कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं जिनके अंदर अलग अलग मतलब होंगे जो कि अपन देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे उन 5 ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो है 1XX, 2XX, 3XX, 4XX एंड 5XX। यहाँ पे X का मतलब है कि यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि हम नॉर्मली यूज देते हैं X को अपनी एथिकल हैकिंग में भी कि सर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो 1XX का मतलब है 101, 102 या कोई भी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है।
तो ये कुछ स्टेटस कोड्स के ग्रुप्स हैं। अब इनके अंदर हमें अलग अलग स्टेटस कोड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 101 की या 100 की, तो उस स्टेटस कोड से क्या होता है या उसके अंदर क्या क्या उसका काम है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गया होगा कि स्टेटस कोड होता क्या है। स्टेटस कोड एक ऐसा कोड है जो HTTP के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है एंड ये हमें ये बताता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट हमने करा था उसके बदले में हमें रिप्लाई क्या मिला है। ये एक रिस्पॉन्स की पहली लाइन में आता है जिसके जरिए हमें कंफर्म हो जाता है कि क्या हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर क्या हम कहीं और पहुंचेंगे या फिर क्या हमारे पास उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इन सभी ग्रुप्स को समझेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 1XX। तो यहाँ पे ये जो हमारा पहला ग्रुप है इसका अगर हम बात करें तो इसको बताया हुआ है इंफॉर्मेशनल, यानी ये जो पहला ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है इंफॉर्मेशनल ग्रुप, यानी हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस ग्रुप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केवल एक ही स्टेटस कोड जो कि है 100। तो अब ये यहाँ पे जो 100 स्टेटस कोड है ये क्या काम आता है, इसका नाम क्या है? इस स्टेटस कोड का नाम है कंटिन्यू। 100 नंबर पे जो स्टेटस कोड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू का मतलब क्या देखते हैं डेफिनेशन के साथ। Continue the connection for the receiving complete message body using request। यहां पे अगर हम देखें तो continue the connection फॉर रिसीविंग कंप्लीट मैसेज बॉडी यूजिंग रिक्वेस्ट, इसका मतलब यह है कि जो भी हमने रिक्वेस्ट शेयर करी थी उस रिक्वेस्ट में जो बॉडी का कंटेंट था वो पूरा नहीं हुआ होगा, अभी भी थोड़ा बाकी होगा। तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे कंटिन्यू जो हमारा स्टेटस कोड है 100 हम वो कोड यूज में लेते हैं जिसके जरिए क्या होता है कि कनेक्शन अभी भी ओपन रहेगा सर्वर की तरफ से, कि जब तक ये कनेक्शन ओपन है तब तक मेरे को उस रिक्वेस्ट की बॉडी भेजनी है। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट की जो प्रॉपर बॉडी थी जो प्रॉपर कंटेंट था शेयर कर दूंगा देन वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो उस कनेक्शन को कंटिन्यूस ओपन रखने के लिए ताकि हम HTTP रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो पूरा वहां तक भेज सके, यहाँ पे 100 स्टेटस कोड यूज में लिया जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको 100 स्टेटस कोड का काम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेटस कोड कौन सा है हमारे पास। सो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है वो है 2XX। अब ये ग्रुप क्या काम आता है, ये बताता है द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, यानी आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, कि अब आपके पास रिस्पॉन्स करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी बातें हमें बताता है 2XX ग्रुप। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर हम पहला स्टेटस कोड देखें तो वो है 200 स्टेटस कोड। इस स्टेटस कोड से हमें क्या पता पड़ता है, तो इसका नाम जो है पहले वो देख लेते हैं। इसका नाम है ओके। अब ओके का मतलब है कि सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो, जो रिस्पॉन्स आप चाहते हो तो आपको मिल सकता है। इसकी डेफिनेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल एंड द रिस्पॉन्स बॉडी कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी आपने जो चीज रिक्वेस्ट करी थी वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुकी है और अब आपके सामने एक रिस्पॉन्स आ जाएगा जिसके पास कंप्लीट बॉडी होगी जो चीज आपको चाहिए थी उसकी। फॉर एग्जांपल मैं WSCubeTech की वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूं तो उसका जो पूरा प्रोग्राम था अब वो मुझे क्लियरली मिल जाएगा, यानी जो भी पेज मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं और मैं उसको एक्सेस कर पाता हूं, नॉर्मली वेबसाइट चला पाता हूं, तो वहां पे हमारे पास जो स्टेटस कोड रन हो रहा होता है वो है 200 स्टेटस कोड। नेक्स्ट आता है 201 स्टेटस कोड। अब ये स्टेटस कोड क्या काम आता है देखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है क्रिएटेड। अब क्रिएटेड का मतलब क्या है ये तो हम डेफिनेशन के जरिए ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इज रिटर्न्ड इन रिस्पॉन्स to a put request to indicate that the request was successful। बेसिकली कि अगर हमने पुट मेथड का यूज दिया है और उस मेथड का यूज लेके कोई भी डेटा अपडेट करने की कोशिश करिए तो उसके बदले में जो रिप्लाई आएगा जो हमें कंफर्म करेगा कि सर आपका डेटा अपडेट हो चुका है, वो है क्रिएट मेथड जिसका स्टेटस कोड है 201। तो 201 क्या कर रहा है कि सर आप जब भी पुट मेथड का यूज लेके कोई कंटेंट अपडेट कर रहे हैं तो उसका कंफर्मेशन हमें कौन दे रहा है, उसका कंफर्मेशन हमें दे रहा है 201 स्टेटस कोड, जिसका मतलब है सर कि आपका डेटा जो है पुट के जरिए सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स 3XX का ग्रुप। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें यहाँ पे बताया जा रहा है द क्लाइंट इज रीडायरेक्टिंग टू अ डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी ये पूरा जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं रीडायरेक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहा है। अब देखते हैं क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो स्टेटस कोड हमारे पास आता है वो है 301। अब इस 301 का मतलब क्या है, तो इसका नाम देखते हैं पहले, मूव परमानेंटली, यानी कोई चीज किसी जगह से पूरी हट चुकी है। नाम से तो अभी इतना ही डिफाइन हुआ है, डेफिनेशन के जरिए समझते हैं इस बात को। रीडायरेक्ट्स टू अ डिफरेंट URL यूजिंग लोकेशन हेडर यूज न्यू URL। बेसिकली देखो लोकेशन हेडर के बारे में हमने पढ़ा है और कहां पे पढ़ा है, हेडर्स के वीडियो में। बट यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि ये किसी भी URL को रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरी जगह पे। बट क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो रीडायरेक्ट कर रहा है
इसका रीजन ये है रीडायरेक्ट करने का कि सर जो रिसोर्स है वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे नाम बता रहा है मूव परमानेंटली वहां से हट चुकी है। तो इस केस में मैं कितनी भी बार वो सेम यूआरएल डालूंगा तो मेरे पास सेम एरर आएगा, यानी मेरे को एक न्यू यूआरएल डालना पड़ेगा, नया एड्रेस बताना पड़ेगा उस रिसोर्स का जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, देन वो ओपन हो पाएगी। तो 301 का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि सर आप जो रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं सर्वर की, वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो वहां से हट चुकी है कहीं और, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, उसका यूआरएल चेंज हो गया है, और अगर चेंज हो गया तो आपको नया यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 302 स्टेटस कोड। अब ये क्या काम आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड। अब फाउंड का मतलब क्या है, डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। रीडायरेक्ट्स टू अ डिफरेंट यूआरएल यूजिंग लोकेशन हेडर। देखो सभी लोग लोकेशन हेडर का यूज लेना है, जो कि हमें पता है कहीं भी रिडायरेक्शन में यूज आता है, हमने हेडर्स में इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवर्ट टू द ओरिजिनल यूआरएल इन सब्सिक्वेंस रिक्वेस्ट। बेसिकली इसका मतलब यह है कि नॉर्मली जब हम रिडायरेक्ट होते हैं किसी भी रीजन से, तो हम वापस हमारी ओरिजिनल यूआरएल पे पहुंच सकते हैं। तो हम वही यूआरएल, जैसे मान लेते हैं हम किसी टॉरेंट वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करने जाते हैं, तो हम कई बार रिडायरेक्ट होते हैं और एक बार हमारा काम हो जाता है, तो वहां पे बेसिकली यूज हो रहा है 302 स्टेटस कोड का, जिसका मतलब है फाउंड। जैसे ही वो डेटा मिलेगा हम उसको एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे, तब तक के लिए हम रिडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है हमें यूआरएल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, पुरानी यूआरएल ही काम आ जाती है। बट वो एक दो बार रिडायरेक्ट करेगी, देन हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। वो कोड्स के डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम आ रही है या किस वजह से हमें रिडायरेक्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 304 स्टेटस कोड। क्या बताता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मॉडिफाइड, और इसके बारे में अगर आप सभी को याद हो तो हमने हेडर्स में कुछ पढ़ा है। डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। यहाँ पे इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर to use the cached copy of the requested resources if modify since and if none match का यूज लेके। यानी जब हम if modify since को और if none match को पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि वो ये कंफर्म करते हैं कि उनके पास जो कैशे वर्जन पड़े हैं क्या उनसे काम हो जाएगा या फिर सर्वर ने कुछ डेटा अपडेट कर दिया, उनको वो डेटा लेने की जरूरत है। इन शॉर्ट समझे तो हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे जो नॉट मॉडिफाइड है, जब हम एक्सेस करते थे और कोई भी डेटा अपडेट नहीं होता था तो सर्वर हमें कैसे बताएगा, सर्वर हमें बताने के लिए 304 स्टेटस कोड का रिस्पांस भेज देता था, और रिस्पांस की पहली लाइन में लिखा होता है स्टेटस कोड, तो वहां पे लिखा होता था 304, जिसका मतलब है कि सर आपकी जो रिस्पांस थी, यानी आपने जो चीज पूछा था, फॉर एग्जांपल मैंने किसी जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा, अब उस स्क्रिप्ट में कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो सर्वर मेरे को नॉट मॉडिफाइड का जो पैकेट था, वो नॉट मॉडिफाइड का जो स्टेटस कोड था वो भेज देगा रिस्पांस पे, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे हमारे रिस्पांस में कोई चेंजेस नहीं हुए, हमारे सर्वर पे कोई चेंजेस नहीं हुए, यानी हम कैशे वर्जन अभी भी यूज ले सकते हैं। जिसमें हम किन एड्रेस का यूज लेते थे, इफ मॉडिफाई सिंस एंड इफ नन मैच। आप सभी को याद आ गया होगा, ये थोड़ा रिवीजन भी हो गया आप सभी का। नेक्स्ट स्टेटस कोड है स्टूडेंट्स हमारे पास 4xx का। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या आता है, इसका नाम देख लेते हैं यहाँ पे। द रिक्वेस्टेड कंटेन्स एन एरर ऑफ सम काइंड, यानी आप जो चीज एक्सेस करना चाह रहे हैं सर वहां पे किसी ना किसी चीज का कोई एरर है, और अगर एरर है तो वहां पे 400 स्टेटस कोड जो है, 4xx जो स्टेटस कोड है वो यूज में आएगा। तो यहाँ पे इसका जो पहला स्टेटस कोड है उसका नाम है 400400। इसमें जो इसका नाम हम देख सकते हैं वो है बैड रिक्वेस्ट। अब बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट सबमिटेड एन इनवैलिड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि अगर हमने यूआरएल में कुछ चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल wscubetags/login नाम का पेज था, बट हमने लिख दिया wscubetags/logins.php या logins.html whatever, बट बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, यूआरएल में चेंजेस करे। जब यूआरएल में कोई ऐसा नाम लिखा जो कि अवेलेबल ही नहीं है, हमने यूआरएल के साथ छिड़कानी करी या हमने रिक्वेस्ट की बॉडी के साथ छिड़कानी करी, तो उस केस में हमारे पास 400 स्टेटस कोड आता है, जो कि हमें बोलता है कि आपने रिक्वेस्ट गलत करा है, आपने ही कोई ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो अवेलेबल ही नहीं है, जो है ही नहीं बेसिकली। तो उस केस में हमारे पास बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड 400 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 401 स्टेटस कोड, जिसका नाम है अनऑथोराइज्ड, यानी आपके पास परमिशन नहीं है। ये तो नाम सुन के ही हमें समझ आ रहा है, आगे देखते हैं डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। इंडिकेट्स दैट द सर्वर रिक्वायर्स एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन बिफोर द रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड, यानी आपके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन जो हेडर्स के जरिए हम यूज लेते थे, www-authenticate, उसके जरिए आपको ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किस प्रोसेस से ऑथेंटिकेट होगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास 401 का एरर आता है कि आप ऑथोराइज नहीं है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, पहले ऑथोराइज हो जाइए, ऑथेंटिकेट करिए खुद को, देन आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स 403। अब 403 स्टेटस कोड क्या बताता है, फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब काफी हद तक अनऑथराइज से सेम है। तो देखते हैं बेसिकली इसमें क्या हमें बताया जा रहा है। इंडिकेट्स दैट नो वन इज अलाउड टू एक्सेस द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज
रिगार्डलेस ऑफ ऑथेंटिकेशन, यानी कि सर आप जो फाइल या रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो इसकी परमिशन किसी के भी पास नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक वो खुद ऑथेंटिकेट ना हो जाए, यानी वो यूजर ना बन जाए जिसके पास परमिशन है। यानी किसी भी नॉर्मल यूजर के पास परमिशन नहीं है काम को करने की, बट एडमिन के पास है। तो जब तक आप एडमिन यूजर नहीं बन जाते तब तक आप उस एडमिन पेज को या कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते एक नॉर्मल यूजर बन के। तो वहां पे बेसिकली 403 स्टेटस कोड हमारे सामने आता है। हमने अक्सर देखा होगा कि सर हम कुछ फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, हम डब या डबस्टर का यूज लेके डायरेक्टरीज निकाल रहे हैं, वहां पे बहुत कॉमन है कि 403 एरर है, जिसका मतलब है कि फाइल तो है अवेलेबल वहां पे, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सो 400 स्टेटस कोड को कंटिन्यू करते हुए उसके बाद एक और एरर कोड जो 400 स्टेटस कोड का या 4 एक्सेस ग्रुप का हमारे पास आया है वो है यहाँ पे 404। अब ये 404 स्टेटस कोड क्या बताता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब कोई चीज नहीं मिल रही है। डेफिनेशन में देख लेते हैं। इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सर आप जो रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो चीज मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो अवेलेबल ही नहीं है, वैसी कोई फाइल नहीं है। तो वहां पे हमारे पास 404 एरर आती है। 404 स्टेटस कोड आता है बेसिकली, जो कि हमें बताता है कि आप जो रिसोर्स लेना चाहते हैं वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, नॉट फाउंड। देन हमारे पास आता है 405 स्टेटस कोड। यहाँ पे है मेथड नॉट अलाउड। अब मेथड्स तो हम सभी को पता है क्या होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सब क्या है? मेथड्स है। तो ये बता रहा है कि मेथड्स नॉट अलाउड, नाम तो इसका यही बता रहा है। फिलहाल डेफिनेशन के जरिए अच्छे से समझते हैं। इंडिकेट्स दैट द मेथड यूज इन द रिक्वेस्ट इज नॉट सपोर्टेड फॉर द स्पेसिफाइड यूआरएल, यानी इस पर्टिकुलर यूआरएल में या पर्टिकुलर एक लोकेशन पे आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पुट मेथड अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास जब परमिशन ही नहीं है, जब मैं उसको यूज ही नहीं ले सकता वहां पे, और अगर मैं ले पाऊं तो वर्नेबिलिटी हो गई। बट अगर उससे सिक्योर रहना है तो वहां पे हम यूज लेते हैं 405 स्टेटस कोड का, जिसका मतलब है कि आप इस मेथड को इस रिक्वेस्ट में इस जगह पे यूज नहीं ले सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ये दिखे तो इसका मतलब है आप जो मेथड यूज ले रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है वहां पे, मतलब आप यूज ही नहीं ले सकते, ऑथेंटिकेट नहीं है आप। और इससे बचने के लिए जो हम चीजें करते हैं वो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आगे सीखेंगे, वेब एप्लीकेशन हैकिंग में देखेंगे बेसिकली। बट उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 413 स्टेटस कोड। अब इस स्टेटस कोड का नाम क्या है? इसका नाम है रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज, यानी सर आप जो चीज रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बड़ी है। नाम से तो कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द बॉडी ऑफ योर रिक्वेस्ट इज टू लार्ज फॉर द सर्वर टू हैंडल, एंड यहाँ पे एक अटैक का नाम भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक HTML फॉर्म आया, उस फॉर्म में हमारे पास राइट था कि हम हमारे नाम के लेटर जो है 15 से ज्यादा नहीं लिख सकते, बट हमने चेंजेस करे, जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होती है उसमें चेंजेस करे, और हमने बफर ओवरफ्लो अटैक करने की कोशिश करी, यानी जितना हमें अथॉरिटी या फिर जितना वहां पे हम डेटा दे सकते थे उससे ज्यादा हमने डेटा एंटर करा, कंटेंट एंटर करा, ताकि बॉडी की साइज बहुत बड़ी हो गई। बिकॉज जितना डेटा हम एंटर करेंगे वहां पे सारा डेटा तो बॉडी के जरिए जाएगा। तो जैसे ही बॉडी की साइज बड़ी हो जाती है, लिमिट से ज्यादा बड़ी चली जाती है, देन वहां पे हमारे पास रिप्लाई में स्टेटस कोड आता है 413 का, जिसका मतलब है रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज, के सर आप जो चीज को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसके अंदर जो बॉडी पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया, इतनी ज्यादा वैल्यूज आप नहीं भेज सकते, वरना बफर ओवरफ्लो अटैक जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। बिकॉज सिस्टम इतने सारे डेटा को प्रोसेस करेगा तो वो बाकी काम नहीं कर पाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पे 413 स्टेटस कोड यूज लिया जाता है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटस कोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 4xs का लास्ट स्टेटस कोड 414। अब इसके अंदर क्या है, इसका नाम क्या हमें बता रहा है? इसका नाम बता रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल टू लॉन्ग। लास्ट में एंटिटी टू लॉन्ग था बेसिकली, जो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बताया था कि इसकी जो एंटिटी है ये टू लार्ज है, और यहाँ पे बता रहा है कि यूआरएल ज्यादा बड़ी है, यूआरएल टू लार्ज है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द यूआरएल यूज्ड इन द रिक्वेस्ट इज टू लार्ज फॉर द सर्वर टू हैंडल, यानी कि सर आप जो सर्वर पे यूआरएल आपने भेजी है, हो सकता है यूआरएल गेट यूआरएल के जरिए कोई डेटा मूव हो रहा हो, वहां पे मैंने लिमिट से ज्यादा वैल्यूज डाल दी, साइज जो है उस गेट यूआरएल की, उस यूआरएल की बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, जो कि अप्रूव ही नहीं हो सकती। तो उस केस में हमारे पास आता है 414 स्टेटस कोड, जिसका मतलब है कि आपकी जो यूआरएल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, आप इतनी बड़ी यूआरएल नहीं भेज सकते, आप उसको शॉर्ट करें। बिकॉज हो सकता है किसी ने वहां पे बफर ओवरफ्लो अटैक करने के लिए गेट के जरिए जो डेटा मूव हो रहा है वहां पे काफी ज्यादा डेटा कंटेंट डाल दिया हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स 400 स्टेटस कोड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटस कोड जो हमारे पास आता है वो है 5xs की रेंज का। अब ये जो ग्रुप है 5xs ग्रुप है, ये क्या बताता है? द सर्वर एनकाउंटर्ड एन एरर फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट, यानी आप जो चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया होगा जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हमारा सर्वर कोई ना कोई एरर जनरेट कर रहा है, सर्वर्स के अंदर कुछ एरर आ रहे हैं। तो समझते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने स्टेटस कोड्स हैं।
सबसे पहला स्टेटस कोड है 500 स्टेटस कोड, जिसका नाम है इंटरनल सर्वर एरर। इसके नाम से हम काफी कुछ समझ पा रहे हैं कि सर जो हमारा सर्वर है उसमें इंटरनली कहीं ना कहीं एरर आ रही है, उसी की वजह से कुछ काम खराब हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे, इंडिकेट्स दैट द सर्वर एनकाउंटर्ड एन एरर fulfilling the request, error somewhere within the application's processing। बेसिकली हो सकता है हमने सिंगल कोड डुअल कोड हम डाल के जो एसक्यूएल इंजेक्शन की टेस्टिंग करते हैं हमने ऐसा कुछ भेजा, बट हमने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल कंटेंट जैसे ही एक बॉडी में डाल के भेजा या यूआरएल के जरिए किसी भी प्रोसेस से भेजा, कोई ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करी जिससे कुछ खराब हो सकता था, तो उस केस में क्या होता है, सर्वर में कुछ गड़बड़ आती होगा, सर्वर एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर पा रही, तो वहां पे वो हमें एरर कोड देती है 500, जिसका मतलब है कि सर आपके इनपुट से सर्वर में एक एरर जनरेट हुई है, सर्वर के अंदर अभी यहाँ पे कमी है जिसको आपको सुधारना चाहिए। तो ये जो एरर कोड्स हैं ये हैकर बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग के हैं चाहे साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज उसको यूज कैसे लेना उस पर डिपेंड करेगा कि वो ब्लैक हैट हैकिंग है कि साइबर सिक्योरिटी है। बट यहाँ पे 500 स्टेटस कोड ये बता देता है कि आपके किए हुए एक्शन से या फिर नहीं भी होने से सर्वर में कुछ एरर आ रही है कि नहीं आ रही। और एरर्स हमेशा अपने साथ अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आती है, इस बात का भी ध्यान रखना। कभी भी सर्वर का आपको कोई भी एरर दिख रहा है तो इसका मतलब है उस एरर में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 503 स्टेटस कोड। अब इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस अनअवेलेबल, यानी सर आप जो चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सर्विस अनअवेलेबल है। नाम तो कुछ ऐसा ही बता रहा है, देखते हैं यहाँ पे, द एप्लीकेशन एक्सेस्ड वाया द सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, You should verify whether this is the result of any action you have performed। इसका मतलब है बेसिकली कि हम जो भी चीज एक्सेस करना चाह रहे थे वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी किसी गलती की वजह से हो सकता है या फिर सर्वर एरर भी हो सकती है। तो यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल का मतलब है कि आप फिलहाल सर्वर की जो सर्विसेज उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फायरवॉल आपको ब्लॉक कर रहा है, हो सकता है कि आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेजी है जिसकी वजह से अब सर्वर आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा, तो उस केस में 503 स्टेटस कोड यूज आता है, जिसका मतलब है कि आप जो सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं सर वो सर्विस ही अवेलेबल है, या तो आपके इनपुट की वजह से या फिर कोई इंटरनल एरर की वजह से। इंटरनल एरर ज्यादातर 500 में ही आती है, यहाँ पे चांसेस कम होते हैं, यहाँ पे हमारी ही कुछ गलती की वजह से हमारी कुछ इनपुट में मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन करने के बाद ऐसे आउटपुट्स आते हैं। मोर अबाउट द HTTP प्रोटोकॉल, यानी इस वीडियो में हम HTTP के बारे में कुछ और भी जरूरी और इंपॉर्टेंट बातें समझने वाले हैं जो कि वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पे हम टोटल 3 चीजें सीखने वाले हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम HTTPS के बारे में, क्या होता है, क्या काम का है। देन हम देखेंगे HTTP प्रॉक्सीज के बारे में कि HTTP प्रॉक्सीज कितने काम आ सकती है हमारे, एंड हम देखेंगे HTTP ऑथेंटिकेशन के किस तरीके से HTTP हमें ऑथेंटिकेट करता है। ये तीनों चीज आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज HTTPS। HTTPS बेसिकली है क्या, तो अगर यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म देखूं तो वह है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली इसको सिक्योर कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक रीजन है जो कि इन पॉइंट्स के जरिए हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ये वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे। स्टूडेंट्स, HTTP और HTTPS दोनों ही एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं, तो इन दोनों में इस बात का तो डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है वो देखते हैं यहाँ पे, कि ये यूज करता है SSL को, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये SSL है क्या, कि SSL सर एक सर्टिफिकेट, बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी चीजें कुछ इस तरीके से मेंशन करी गई है, इस तरीके से प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है कि आता जाता जो भी डेटा है उसको ये अच्छे से इनक्रिप्ट कर पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 5th पॉइंट में कि जो भी डेटा या रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आ रही है ये उसको इनक्रिप्ट करने का काम करता है, यानी कोई भी हमारा डेटा रोक के बीच में इंटरसेप्ट करके उसको रीड नहीं कर पाएगा, जो कि HTTP की बहुत बड़ी कमी थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम HTTP वेबसाइट्स के जरिए कोई भी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स भेजते थे, तो वहां पे जो डेटा जा रहा था वो कोई भी इंटरसेप्ट करके इजीली पढ़ सकता था कि उस डेटा में क्या लिखा हुआ है। ये HTTP की बस इकलौती एक कमी थी, सबसे बड़ी कमी थी, बेसिकली इकलौती कमी तो नहीं कहेंगे हम, बट यहाँ पे HTTPS जैसे ही आया तो HTTPS है क्या, है तो HTTP ही, बट HTTP में जैसे ही हम SSL सर्टिफिकेट ऐड कर देते हैं तो वो SSL सर्टिफिकेट उसको बना देता है HTTPS, जिसके बाद हमारा जो भी काम हो रहा है वो सिक्योरली हो पाता है, बिकॉज डेटा इंक्रिप्टेड और अच्छे फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। उसके अलावा HTTP और HTTPS में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक और बड़ा डिफरेंस है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेम है HTTP से रिलेटेड, बट इसकी जो पोर्ट है वो है 443, यानी हमारा HTTPS SSL सर्टिफिकेट काम करता है पोर्ट नंबर 443 पे।
तो HTTP कौन सी पोर्ट पे वर्क करता था? HTTP वर्क करता था पोर्ट नंबर 80 पे। सो इससे हमें एक डाउट क्लियर होता है कि HTTP पोर्ट 80 पे वर्क करता था, वहां पे जो डेटा ट्रांसफर होता था वो विदाउट एनी इंक्रिप्शन, विदाउट एनी सिक्योरिटी मूव हो रहा था। बट यहाँ पे जैसे हम HTTPS में SSL सर्टिफिकेट का यूज लेके हमने उस डेटा को इंक्रिप्ट भी करा और सिक्योरली मूव भी करा, जो कि वर्क करता है पोर्ट 443 पे। उम्मीद है स्टूडेंट्स HTTPS का ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTTP प्रॉक्सीज। HTTP प्रॉक्सीज होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स के जरिए इसको समझते हैं। ये एक मीडिएटर है। ओके, मीडिएटर होता क्या है? कोई दो एंटिटीज के बीच में कोई काम कराने के लिए हम एक मीडिएटर का यूज ले सकते हैं। एक मीडिएटर दो एंटिटीज के बीच में कोई काम करवा रहा है बेसिकली। तो अब ये मीडिएटर का मतलब क्या है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे किसके बीच में मीडिएटर है कि सर क्लाइंट ब्राउजर एंड सर्वर के बीच में है, और ये क्या करा जाता है, ब्राउजर में कॉन्फ़िगर करा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब सर्वर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और वहां पे अगर बीच में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो हर बात का ध्यान रख सके, सारी बातें उसके थ्रू ही सर्वर तक जाए या फिर सर्वर की सारी बातें उसके थ्रू ही ब्राउजर तक आए, तो उस पर्सन को हम कहेंगे यहाँ पे मीडिएटर। उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को हम कहेंगे मीडिएटर, जो कि बीच में रह के सारी बातों का ध्यान रख रहा है, सारा डेटा उसी के थ्रू ट्रांसफर हो पा रहा है, उसको हम मीडिएटर कहते हैं। एंड इस मीडिएटर की सेटिंग्स जो है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो हमारे ब्राउजर है उसमें हमें करनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम हमारे ब्राउजर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं HTTP प्रॉक्सीज से, जैसे कि आपने बर्बसूट यूज कर लेके देखा होगा, वो परफेक्ट एग्जांपल है मीडिएटर का। उसके बाद क्या होता है कि सर जितनी भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज है वो उस मीडिएटर के थ्रू ही होके जाएगी, बिकॉज हमने हमारे ब्राउजर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे इसका, इससे होता क्या है कि हमारे पास फुल कंट्रोल आ जाता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज का। यानी सर जितनी भी रिक्वेस्ट एक क्लाइंट यूजर एक सर्वर को भेज रहा है उसका भी हमारे पास पूरा एक्सेस आ जाता है। साथ ही साथ जितनी भी रिस्पॉन्सेज एक सर्वर एक क्लाइंट को भेज रहा है उसका भी पूरा एक्सेस हमारे पास आ जाता है। तो इस मीडिएटर का यूज लेके हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को बहुत आसान बना देते हैं, बहुत इजीली हम इस प्रोसेस को कर पाते हैं। इतना इजी तो नहीं, बट हाँ ये हमारा काफी काम आसान कर देता है, बिकॉज हमारे पास अब पावर होती है सारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को पढ़ने की, मॉडिफाई करने की, और भी काफी सारी चीजें उसमें हम चेंज कर सकते हैं। बर्बसूट इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप उस टूल को विजिट करके देख सकते हैं कितना काम आएगा आप सभी के। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको HTTP प्रॉक्सी क्या होता है समझ में आ गया होगा कि सर एक सिस्टम से जो भी डेटा जा रहा है, अगर मैं वहां पे कोई IPO पोर्ट दे दूं कि सर आपको इस सिस्टम से होके जाना है, तो वो प्रॉक्सी कहलाएगा। यानी अब हमारा जो भी डेटा है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम की IP या पोर्ट पर जाएगा, यानी एक सिस्टम पे जाएगा एक रास्ते से, और उसी रास्ते से देन वो आगे वापस सर्वर तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं मीडिएटर के। सर सारा कंट्रोल जो है उस मीडिएटर के पास है, सारा डेटा उसी के थ्रू जाएगा और सारा डेटा उसी के थ्रू आएगा भी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पास समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTTP ऑथेंटिकेशन। अब HTTP ऑथेंटिकेशन क्या होता है? सर एक प्रोसेस जिसके जरिए HTTP वेरीफाई करता है कि जो यूजर उस रिक्वेस्ट को, उस वेबसाइट को चला रहा है, वो वेरीफाइड है, वैलिड है कि नहीं है, यानी वो एक सही यूजर है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही कोई भी एक ऐसा पेज एक्सेस कर रहा है जिसकी उसको ऑथेंटिकेशन नहीं हो, जिसकी उसको पावर नहीं हो बेसिकली। तो यहाँ पे HTTP ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोटोकॉल्स है जिसके जरिए हम वेरीफाई करते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। द HTTP प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस ऑथेंटिकेशन स्कीम्स जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टोटल 3 तरीके की स्कीम्स है जिसके जरिए हम वेरीफाई करेंगे कि जो यूजर जो है वो वैलिड है कि नहीं है, यानी सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास बेसिक प्रोटोकॉल, जिसके जरिए हम वेरीफाई करेंगे। ये जो हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। ये सेंस करता है यूजर क्रेडेंशियल्स को बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग में, केवल हेडर के अंदर और हर रिक्वेस्ट में। यानी इस पार्ट में क्या होगा सर कि अगर मैं बेसिक के ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करता हूं, यूज लेता हूं, तो यूजर के जो क्रेडेंशियल्स है, पहली बात तो वो बेस 64 इनकोडिंग में जाएंगे, जो कि ज्यादा सिक्योर नहीं होती है स्टूडेंट्स। और ये जो बेस 64 इनकोडिंग में हमारा डेटा जा रहा है, ये हर रिक्वेस्ट में जाएगा और हेडर्स के जरिए जाएगा। तो यहाँ पे बेस 64 इनकोडिंग के जरिए यूजर के जो क्रेडेंशियल्स है वो हर रिक्वेस्ट में जाते हैं, हेडर्स के जरिए जाते हैं और बेस 64 इनकोडेड जाते हैं, जो कि ज्यादा सिक्योर नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिक ऑथेंटिकेशन में ये होता था। देन उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन आया जिसको हम कहते हैं एंटी-एलएम। एंटी-एलएम बेसिकली बहुत ही अच्छी ऑथेंटिकेशन स्कीम है। ऑथेंटिकेशन स्कीम तो नहीं, ये प्रॉपर इनकोडिंग है एंटी-एलएम की, जो इसमें हमारे विंडोज के जो पासवर्ड्स होते हैं, जो सेम फाइल में सेव होते हैं, वो भी एंटी-एलएम पासवर्ड्स में ही, एंटी-एलएम हैशेस में ही सेव होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यूजेस विंडोज एंटी-एलएम प्रोटोकॉल। विंडोज का जो एंटी-एलएम का पूरा प्रोटोकॉल है जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है, ये उसको यूज लेता है HTTP ऑथेंटिकेट करने के लिए, जिससे हमारा जो डेटा है वो पहले से ज्यादा सिक्योरली मूव कर सकता है।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डाइजेस्ट। अब डाइजेस्ट क्या है सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज MD5 चेकसम्स ऑफ अ नॉन्स विद द यूजर्स क्रेडेंशियल्स। ये बेसिकली सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये MD5 का जो इंक्रिप्शन है या फिर हम कहते हैं हैशिंग टेक्निक है वो यूज दे रहा है, एंड उसी के साथ नॉन्स भी यूज दे रहा है यूजर क्रेडेंशियल्स के। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है सर वो सिक्योरली मूव कर पाता है। तो ये 3 तरीके हैं हमारे HTTP ऑथेंटिकेशन के, यानी हमारा जो यूजर लॉगिन वॉगिन करता है, बेसिकली जो अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करता है, वो डेटा एक क्लाइंट से सर्वर तक किस तरीके से पहुंचेगा, उसको ध्यान रखने के प्रोसेस को एंड वेरीफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं HTTP ऑथेंटिकेशन। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं वेब इनकोडिंग स्कीम्स। बेसिकली हमारे वेब एप्लीकेशन में या फिर एक वेबसाइट के अंदर किस तरीके से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली मूव हो पाता है, वो आज हम समझने वाले हैं इस वेब इनकोडिंग स्कीम्स के अंदर। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें देखेंगे, जो कि है इंक्रिप्शन वर्सेस इनकोडिंग, बेसिकली क्या डिफरेंस इन दोनों के अंदर। देन हम देखेंगे यूआरएल इनकोडिंग की क्या होती है यूआरएल इनकोडिंग, जो कि वेब टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। देन यूनिकोड इनकोडिंग एंड देन HTML इनकोडिंग। इन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही इनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इंक्रिप्शन वर्सेस इनकोडिंग। इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन हमें इसे समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस माइनर से डिफरेंस से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रिप्शन की, तो इनमें कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स की, कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे AES, RSA एंड ब्लूफिश। सो बेसिकली ये है कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनके जरिए डेटा को इस फॉर्म में लिखा जाता है कि वो किसी से पढ़ा ना जा सके, यानी कोई उसको पढ़ के समझ ना सके। दोनों का मकसद एक बिल्कुल सेम है कि सर डेटा को इस तरीके से लिखना कि कोई पढ़ के उसको समझ ना सके, या फिर डेटा को कन्वर्ट करना ताकि वो कोड की तरह रन ना हो सके। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन का जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि सर जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कोई पढ़ के समझ ना सके, जो कि ईमेल्स में और कई जगहों पे यूज आता है। इनकोडिंग का मेन काम रहता है सर कि जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक यूजर के जरिए जो इनपुट ऐड करा जा रहा है, जो कि सर्वर तक पहुंचेगा, वो किसी कमांड की तरह एग्जीक्यूट ना हो, वो रन ना हो, तो वहां पे उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लाने के लिए इनकोडिंग का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो अब इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। असल में इंक्रिप्शन और इनकोडिंग में डिफरेंस क्या है कि सर एग्जांपल के तौर पे अगर हमने इनकोडिंग को एक टेक्स्ट दिया, कोई भी एक वर्ड दिया और बोला कि इसे इनक्रिप्ट करना है, एंड देन यहाँ पे हमने उसको एल्गोरिथम बताया कि सर इस एल्गोरिथम में इनक्रिप्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे की मेंशन करते हैं। की क्या होगा? एक पासवर्ड की होती है, एक सिक्योरिटी की होती है, जिसके अंदर मैं कोई भी सेंटेंस और या लेटर्स जो चाहूँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने की दी और जैसे ही मैंने इसको की दी, इसने मेरे को एक आउटपुट दिया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर हम इस आउटपुट को देखें तो नो डाउट आप लोग इसको पढ़ के नहीं समझ सकते कि ये आशीष को ही इनक्रिप्ट करा हुआ है। तो इसी वजह से इसको ऐसा लिखा गया ताकि सर असल में जो हमारे क्रेडेंशियल्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा मूव हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, उसको कोई पढ़ के समझ ना सके। लेकिन अगर इसी वर्ड को मैं यहाँ पे वापस इनक्रिप्ट करता और हल्का सा भी की में कुछ चेंज होता तो वापस जो आउटपुट है वो दूसरा आता। तो असल में इंक्रिप्शन में क्या होता है सर कि अगर आपने एक इनपुट दिया है, उसको आप जितनी बार इनक्रिप्ट करोगे हर बार उसका आउटपुट अलग आएगा, जो कि उसको बना देता है काफी ज्यादा सिक्योर। अगर मैं इस टेक्स्ट को वापस ऐसा कैसा देखना चाहता हूं तो उसका केवल एक तरीका है कि सर मैं यहाँ पे जो एग्जैक्ट की है वो मेंशन करूं, एल्गोरिथम बताऊं एंड देन इसी प्रोसेस को रिवर्ट करूं। तो जब मैं इस प्रोसेस को रिवर्ट करूंगा, इस की को बता के, उस एल्गोरिथम को बता के, केवल तब मैं इस वर्ड तक पहुंच पाऊंगा। तो इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, ये टाइम टेकिंग भी होता है नो डाउट, बट यहाँ पे ये टैक्स को अपने साइफर्स का यूज लेके इस तरीके से लिख देता है कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा क्रिप्टोग्राफी पे वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो क्रिप्टोग्राफी के बारे में काफी सारी डिटेल शेयर कर रहा है। तो असल में क्रिप्टोग्राफी जो है उसी के अंदर इंक्रिप्शन परफॉर्म करा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकोडिंग। सो इनकोडिंग में हमें मिलते हैं यूनिकोड इनकोडिंग, यूआरएल इनकोडिंग एंड बेस 64 इनकोडिंग। ये तीनों टेक्निक्स बेसिकली डेटा को इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि कोई पढ़ ना पाए, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस है जिसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पे अगर इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि सर ये उस टेक्स्ट को, उन स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड कर देते हैं ताकि कोई भी कोड जो यूजर ने इनपुट के फॉर्म में डाला है वो रन ना हो सके, सिस्टम में कोई भी मिलिशियस कोड एग्जीक्यूट ना हो। इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर इनकोडिंग का यूज लिया जाता है। साथ ही साथ जो अटैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो भी इनकोडिंग का यूज लेते हैं अपने मिलिशियस प्रोग्राम को इजीली विदाउट डिटेक्ट हुए सिस्टम से सर्वर तक भेजने के लिए।
तो यहाँ पे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक वर्ड दिया, आशीष वर्ड दिया, मैंने एक इनपुट दिया एंड उसको मैं इनकोड कर रहा हूँ बेस 64 इनकोडिंग में, तो जैसे ही मैं बेस 64 इनकोडिंग में इस वर्ड को इनकोड करूंगा मेरे सामने ये आउटपुट आया। अगर मैं फिर से इसी वर्ड को इनकोड करता हूं तो वापस मेरे पास सेम आउटपुट आएगा। सो असल में जो उसके काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि सर आप जितनी बार एक वर्ड को इनकोड करोगे वो उसका आउटपुट हमेशा सेम देगा। सो यहाँ पे इसके सेम आउटपुट देने की वजह से ये हो जाता है काफी वर्नेबल, बिकॉज अगर मैं अपने टेक्स्ट को देखना चाहता हूँ कि असल में क्या फॉर्मेट में वो लिखा हुआ था, असल में असली वर्ड क्या है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को इसी टेक्स्ट को वापस बेस 64 के डिकोडर में डालना है, जिसके लिए मुझे किसी पासवर्ड किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। बस मेरे को ये पता करना है कि असल में वो किस लैंग्वेज में या किस फॉर्मेट में इनकोड हुआ है। जैसे ही मेरे को पता पड़ेगा कि सर ये इस एल्गोरिथम के जरिए इनकोड हुआ है, मैं उस एल्गोरिथम में जाऊंगा, उस टेक्स्ट को वापस लिखूंगा, डिकोड पे क्लिक करूंगा एंड इजीली जो वर्ड है वो यहाँ पे डिकोड हो जाएगा। आशीष जो है वो ऐसा कैसा मेरे को विजिबल हो जाएगा। तो ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, बट हमारा डेटा इसके जरिए ट्रांसफर करा जाता है ताकि वो रन ना हो, एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पे ये हमारे काफी काम आ जाता है और हमारी वेब जो है वो प्रॉपर इन्हीं इनकोडिंग टेक्निक्स का यूज लेती है ताकि ज्यादातर मिलिशियस प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो सके। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूआरएल इनकोडिंग। असल में यूआरएल इनकोडिंग है क्या, तो यहाँ पे पॉइंट्स के जरिए इसको समझते हैं। ये एक टेक्निक है जो कि इनकोड करती है कुछ सेवरल कैरेक्टर्स को, यानी कुछ स्पेसिफिक कुछ फिक्स कैरेक्टर्स हैं जिनको ये इनकोड कर रही है, यानी इस तरीके से लिख रही है कि वो या तो रन ना हो सके या उन्हें कोई समझ ना सके। यहाँ पे क्या होता है, हैविंग स्पेशल मीनिंग इन यूआरएल स्कीम्स एंड एचटीटीपी। सर किन बेसिकली कौन से ऐसे डेटा है, कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है जिनको इनकोड करेगी? केवल उन स्पेशल कैरेक्टर्स को ये इनकोड करती है जिनका एचटीएमएल में या फिर एक यूआरएल के अंदर कुछ स्पेशल मतलब होता है, जिनको लिखने से वो एज एन कमांड रन कर सकते हैं। तो उन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे इनकोड करा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में। विथ प्रीफिक्स परसेंटेज फॉलोड बाय 2 डिजिट्स आस्की कोड। सर किस तरीके से इनक्रिप्ट करा जाता है कि इसकी जो इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती है, हमारे यूआरएल इनकोडिंग का जो तरीका है डेटा को इनक्रिप्ट करने का, उसमें स्टार्टिंग में जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा आपका परसेंटेज का, एंड देन जो बाकी के 2 वर्ड्स आते हैं वो आपके आस्की कोड्स के आते हैं जो कि डिफाइन कर देते हैं कि असल में वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है। तो इसकी मदद से यहाँ पे आपका जो डेटा है वो इनकोड करा जाता है, जिसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल जो रेंज है स्पेशल कैरेक्टर्स की वो है, सो जो आस्की की रेंज है जिसको फॉलो करते हैं वो है 0x22 0x7E। इस रेंज के बीच में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनका कोई ना कोई मतलब है किसी यूआरएल स्कीम में या फिर एचटीएमएल स्कीम के अंदर, बेसिकली कुछ भी वो कमांड रन कर सकते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे इनकोड कर दिया जाता है। सो यहाँ पे हम इसे एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि अगर हम इक्वल्स टू को इनकोड करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, हमें %3D लिखा हुआ दिखेगा। तो %3D क्या अगर हमें कहीं भी लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि सर ये इक्वल्स टू था जिसको यूआरएल इनकोड करा गया है। और ऐसे ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे स्पेस, कहीं भी अगर मैं स्पेस देता हूं तो वहां पे लिखा हुआ आता है %20। अगर कोई नई लाइन मेरे को क्रिएट करनी, बेसिकली न्यू लाइन का कोड रन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे है %0a। और नल बाइट जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल कमांड होता है, उसके लिए यहाँ पे आता है %00। सो बेसिकली ये यूआरएल इनकोडिंग है जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि नॉर्मली वो रन ना हो सके, ताकि कोई कमांड एग्जीक्यूट ना हो, कोई भी ऐसा मिलिशियस वर्क ना हो सके जिसके जरिए क्लाइंट साइड या सर्वर साइड में कुछ भी इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इनकोडिंग में यूआरएल इनकोडिंग का पार्ट समझ आ गया होगा। सर ये क्या करता है कि जो नॉर्मली हम टेक्स्ट लिखते हैं किसी यूआरएल में या एचटीएमएल के किसी फॉर्म में भी, वहां पे अगर उसको जरूरत है, अगर वो चाहे तो वो उसको यूआरएल इनकोड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जिनसे कोई कमांड रन हो सकता है वो उसको इनकोड कर देगा एक ऐसे फॉर्मेट में ताकि वो वर्क ही ना कर सके, जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे देख लिया। नेक्स्ट इनकोडिंग टेक्निक को समझते हैं यहाँ पे, जो कि है यूनिकोड इनकोडिंग। अब यूनिकोड इनकोडिंग क्या है, ये भी एक काफी अच्छी इनकोडिंग टेक्निक है, इसके बारे में यहाँ डिटेल में देखेंगे। कैरेक्टर इनकोडिंग है, बेसिकली कैरेक्टर्स को इनकोड करता है। 16 बिट इनकोडिंग जो बेसिकली यूआरएल इनकोडिंग के अंदर फॉलो करी जाती है, उसके अंदर क्या होगा सर, ये एज इट इज सेम होती है यूआरएल इनकोडिंग की तरह। यानी यूनिकोड इनकोडिंग की जो 64 बिट इनकोडिंग है वो बिल्कुल सेम वर्क करती है हमारी यूआरएल इनकोडिंग की तरह, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। इसमें होता क्या है सर कि ये %u लगा देती है। अगर हम बात करें यूआरएल इनकोडिंग की तो वो % लगा देती थी, यहाँ पे %u लग जाता है हर उस डेटा के आगे जिसको इसने इनकोड करा है। तो यहाँ पे %u एज एन प्रीफिक्स लगेगा कैरेक्टर इनकोडेड हेक्साडेसिमल्स के आगे। बेसिकली अब एक और चीज का ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे कि जिन कैरेक्टर्स को सर हम इनकोड कर रहे हैं उनको पहले हेक्साडेसिमल्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, देन उनके आगे %u लग रहा है। तो हमारा वो सारा डेटा जिसको हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं क्योंकि पढ़ ना पाए, पहले हम उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देन उनके आगे %u लगा देते हैं, जिसका मतलब सर वहां पे यूनिकोड इनकोडिंग अप्लाई करी जा रही है। यहाँ पे और अगर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम देखें
तो एक बैकवर्ड स्लैश को यहाँ पे लिखा हुआ है %u2215, तो बेसिकली इसने हेक्साडेसिमल वैल्यूज ली एंड साथ ही साथ यहाँ पे %u लगा दिया, तो वो इनकोड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को भी इसने इनकोड करा है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सर ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को, कुछ वर्ड्स को इस तरीके से इनकोड कर देता है कि उनके आगे %u लगा देगा और उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो है उसको ऐड करके डेटा को इस तरीके से लिख देगा कि कोई उसे समझ ना पाए। तो कोई भी डेटा अगर आपको इनकोडेड दिख रहा है और आप नहीं समझ पा रहे कि सर ये किस फॉर्मेट में इनकोड हुआ है, क्योंकि आपको उसको वापस डिकोड करना है, वापस नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है, तो आप कुछ ऐसे सिग्नेचर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल %u अगर वहां पे आ रहा है, अगर परसेंटेज आ रहा है केवल, तो आपको पता पड़ जाएगा कि सर अगर केवल परसेंटेज है तो यूआरएल इनकोडिंग है, और अगर %u स्टार्टिंग में आ रहा है, प्रीफिक्स में %u आ रहा है, तो उसका मतलब वो यूनिकोड इनकोडिंग है। एंड यहाँ पे एक और इनकोडिंग हमारे पास आती है जो कि है सर UTF-8, जो कि यूनिकोड इनकोडिंग का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर क्या होता है सर, वेरिएबल के लेंथ के हिसाब से इनकोडिंग परफॉर्म करी जाती है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी यूनिकोड इनकोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है HTML इनकोडिंग, एक ऐसी इनकोडिंग टेक्निक जो कई बार ज्यादातर यूज ली जाती है वेब टेक्नोलॉजीज के जरिए अपने डेटा को इनकोड करने के लिए। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके हैं HTML इनकोडिंग को यूज लेने के, जिसकी वजह से आउटपुट भी चेंज होता है। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले HTML को एंटिटीज के फॉर्म में इनकोड करना। इसका मतलब क्या है सर, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक लिटरल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको इनकोड करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट, डुअल कोट, %, या फिर स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज लिया है किसी भी जगह पे, तो ये क्या करता है सर, उसे HTML एंटिटीज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि असल में कुछ ऐसा हो जाता है। अगर मैं ग्रेटर देन लिखा है तो ये %GT हो जाएगा, अगर मैंने लेस देन लिखा है तो %LT हो जाएगा, अगर मैंने एम्परसेंड ही लिखा है तो ये %AMP हो जाएगा, और अगर मैंने सिंगल कोट लिखा है तो ये %apos एंड %कोट, बेसिकली डुअल कोट्स को %कोट लिखा है इसमें यहाँ पे। तो सर ये एक तरीका है जिसके जरिए हम जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज ले रहे हैं उसको HTML एंटिटीज के अंदर इनकोड कर दिया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी HTML के अंदर और तरीके की इनकोडिंग्स होती है, जिसमें हम HTML इनकोडिंग में देखेंगे ASCII कोड, वो भी डेसिमल फॉर्म्स का यूज लेके, यानी सीधा डेसिमल डेटा को अगर मैं ASCII कोड में कन्वर्ट करके इनकोड करूँ तो वो यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि अगर मैं डुअल कोट लिखूँ तो HTML इनकोडिंग में यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, एंड अगर मैं सिंगल कोड लिखूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी के साथ साथ एक और इनकोडिंग टेक्निक है हमारे HTML के अंदर, जो कि है ASCII कोड इन हेक्साडेसिमल। क्या करेगा सर कि हमारे दिए हुए डेटा को पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, देन उसको HTML इनकोड करेगा, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। सिंगल कोट्स एंड डुअल कोट्स आप देख सकते हैं। तो सर ये कुछ तरीके हैं जो कि हमारे डेटा को इनकोड कर देते हैं, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड कर देते हैं। केवल एक ही रीजन है कि सर वो कोड रन ना हो सके या वो इजीली कैच ना हो जाए। हैकर्स भी इसी को यूज ले सकते हैं ताकि वो डेटा कैच ना हो और आगे जाके उसको डिकोड जरूर कराना पड़ेगा उसे, अगर वो उस कमांड को रन कराना चाहता है तो यहाँ पे HTML इनकोडिंग भी उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने इनकोडिंग के बारे में काफी सारी चीजें समझी। हमें पता पड़ गया बेसिकली इनकोडिंग परफॉर्म करी जाती है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पे, ताकि वो एज एन कमांड रन ना हो सके, किसी URL या किसी भी HTML के डेटा को खराब ना कर सके, कोई मिलीशियस एक्टिविटी ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।